एलेक्स ने उन्हें जल्दी से समझाया कि कैसे S2 एक अनोखे प्रकार का गोलेम था जिसे उसने गलती से बना दिया था और उसकी नकल नहीं की जा सकती। वे सभी हंस पड़े और S3 ने बाकी गैंग की कमियों को इंगित करना शुरू कर दिया क्योंकि वह उनके लिए एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार कर रहा था। एलेक्स इतना थक गया था कि वह उन्हें सही भी नहीं कर पा रहा था या उन्हें सिस्टम स्पिरिट क्लोन से दूर भी नहीं रख पा रहा था, क्योंकि व्यावहारिक रूप से वह इसे इसी रूप में देखता था, जबकि वह उस क्षेत्र से दूर चला गया था। बाकी बच्चे S2 को घेरने में खुश थे क्योंकि उसने अपना अविश्वसनीय व्यापक ज्ञान और उन सभी को निर्देशित करने की क्षमता दिखाई थी, चाहे वे कोई भी हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन सी तकनीक का उपयोग कर रहे थे और उसने हमेशा उन्हें सही दिशा में इशारा किया। जब एलेक्स ने यह सब देखा तो वो अपने दिल में बस हंस पड़ा क्योंकि उसने अपने भाई बहनों को गोलेम की प्रशंसा करते देखा था। S3 केवल सिस्टम विश्लेषण कौशल का उपयोग कर रहा है और चूंकि वह सिस्टम की आत्मा है, इसलिए वह कौशल के पूर्ण स्तर का उपयोग कर सकता है जिससे उसे बहुत सी चीजें देखने में मदद मिलती है। यहां तक कि एलेक्स भी उसी कौशल का उपयोग करते समय नहीं देख सकता था और अपने व्यापक अनुभव के साथ वह दस्ते को बहुत सी सलाह देने में सक्षम था जो आने वाले बहुत लंबे समय तक उनकी मदद करेगी। एलेक्स अब ईर्ष्या को बर्दाश्त नहीं कर सका और S3 को अंतरिक्ष थैली में वापस बुला लिया। यहां तक कि जब सिस्टम आत्मा विरोध कर रही थी, तब भी उसने इसे अनसुना कर दिया और फिर भी उसे अंतरिक्ष थैली के अंदर वापस डाल दिया, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपनी सिस्टम आत्मा को वो सारा ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दे सके जो उसे प्राप्त होना चाहिए। बाकी गिरोह ने एलेक्स की आत्मसंतुष्ट मुस्कान को देखा और वास्तव में उसे पीटने का मन किया, लेकिन उन्होंने जो सुना उससे ऐसा लगता है कि एलेक्स ने अपने दोनों तत्वों के साथ टियर 2 क्षेत्र में कदम रखा है और न केवल उसके पास 2 बार मैना होगा बल्कि उसका क्षति में 2 गुना वृद्धि होगी, क्योंकि उसके मन पूल के अंदर तैरते हुए 2 अलग अलग रूनों के कारण उसका मन पूल 2 बार परिष्कृत हो गया होगा और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा जब तक कि ये अपनी चरम क्षमता तक नहीं पहुंच जाता। इसलिए उन्हें यकीन था कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि टियर 2 जादूगरों के बीच भी वे स्तर के थे और यदि वे खुद को कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखते थे तो वे एलेक्स को एक राक्षस प्रतिभाशाली के रूप में देखते थे और वे सभी इस तथ्य को स्वीकार कर चुके थे कि एलेक्स अभी भी उनसे आगे है। हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूं तो तुम और भी ज्यादा भयानक होते जा रहे हो, एग्नेस ने मुंह बनाया जब गिरोह ने फिर से एलेक्स को घेर लिया। इतना ईर्ष्यालु प्रतिभाशाली व्यक्ति, आर्थर ने बताया। लेकिन एलेक्स जोर से हंसा, इस बात पर थोड़ी चर्चा के बाद कि वे कौन से मंत्र बना सकते हैं। बाद में वे बाहर चले गए जब गॉर्डन कबीले की पूरी युवा पीढ़ी पूरी हो गई, क्योंकि वे सभी गाड़ियों में चले गए और गॉर्डन कबीले के कुछ टियर 4 और टियर 5 प्रवर्तक हवा में उड़ गए, जिससे उनकी रक्षा के लिए उनकी स्थिति का पता चला। जबकि चौथा बुजुर्ग एक गाड़ी में सवार था। वो व्यय का मुख्य नेता था और इस समय विभिन्न अकादमी में कबीले के सदस्यों के परिवहन के लिए जिम्मेदार था। गॉर्डन के बाकी सदस्यों को छोड़ने के बाद अंततः चौथे बुजुर्ग के लिए एलेक्स और गिरोहों को छोड़ने का समय आ गया। उसने उन्हें सीधे युद्ध भगवान जादूगर अकादमी के द्वार पर छोड़ दिया और गाड़ी को उसके बिना जाने की अनुमति दी, क्योंकि उसने समूह के नामांकन के बाद कबीले में वापस आने का वादा किया था। एलेक्स युवा पीढ़ी से घिरा हुआ था और वे युद्ध देवता जादूगर अकादमी के शानदार द्वार पर विस्मय से देख रहे थे। द्वार एक भयावह आभा बिखेरता था और इसका भव्य आकार शक्ति की भावना पैदा करता था। एलेक्स सहित गिरोह इस तरह के एक दुर्जय संरचना की उपस्थिति में खुद को छोटा महसूस करने से नहीं रोक सका। अन्य परिवार जो उच्च स्तरीय कुलों और कुलीन पृष्ठभूमि से आते हैं, गॉर्डन कबीले का मजाक उड़ाने और उनका उपहास करने का अवसर लेते हैं। उन्हें एक छोटे शहर से आए जादूगरों के रूप में छोटा करते हैं। उनको देखो, गॉर्डन, ये सोचते हुए कि वे हमारे परिवारों और कुलों की महानता से मेल खा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ युद्ध उपलब्धियां हासिल की हैं। दयनीय, ये सचमुच हास्यास्पद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उनमें यहां आने की हिम्मत है।
मुझे लगता है कि वे केवल टियर 3 शहर के पास स्थित जादूगर अकादमी में ही आते होंगे। एलेक्स अपना धैर्य बनाए रखता है तथा उनके शब्दों के विरुद्ध स्वयं को तैयार करता है। वह जानता है कि एक कुशल जादूगर बनने की उसकी यात्रा में उनकी राय का कोई महत्व नहीं है। तानों को अनदेखा करते हुए वो अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, ये जानते हुए कि वह स्वयं को साबित करने के लिए तैयार होकर आया है। जैसे ही वातावरण में तनाव बढ़ता है, एक प्रशिक्षक आगे आता है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। जमीन पर उनकी छड़ी के लयबद्ध प्रहार पूरे क्षेत्र में गूंजते हैं तथा सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान दे, विद्यार्थियों, एकत्रित हो जाइए। नए छात्र, जिनमें एलेक्स भी शामिल है, प्रशिक्षक ड्यूरन के चारों ओर जल्दी से एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। उनकी आवाज में अधिकार और अनुभव है जो उनकी जिज्ञासा को नियंत्रित करता है। वॉर गॉड मैज अकादमी में आपका स्वागत है। मैं प्रशिक्षक दुरान हूं। आज प्रतिभा पढ़ने की शुरुआत है। ये जादूगरों के रूप में आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण और रोमांचक कदम है। आपको अस्वीकार किए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अकादमी में हम सभी जादूगरों का स्वागत करते हैं और हमारे पास उच्चतम कारण दर भी है। और यही कारण है कि हम हमेशा आशा करते हैं कि आप इस द्वार से आगे बढ़ने से पहले चीजों के बारे में सोचें, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही छात्रों को इस अवसर का महत्व समझ में आया, उनका उत्साह बढ़ गया। हालांकि वह उन्हें चेतावनी दे रहे थे, फिर भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से अधिकांश अपने परिवार के त्याग दिए गए लोगों में से थे, या प्रतिष्ठित अकादमी उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए स्वीकार नहीं करेगी। केवल यहां उन्हें स्वीकार किया गया था। वे आशा की लहर महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि उनकी अद्वितीय क्षमताओं का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा, और यदि वे अकादमी के क्रूर परीक्षणों से बच गए तो उन्हें भविष्य में उच्च रैंकिंग वाले जादूगर बनने का मौका भी मिलेगा। अपनी रक्तरंजित आभा और मजबूत उपस्थिति के साथ द्वार उनके दृढ़ संकल्प को और भी प्रज्वलित करता है। एलेक्स उसे एक नए उद्देश्य के साथ देखता है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। मुझे लगता है कि अब हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, एलेक्स ने अपने भाई बहनों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। सभी को स्कूल के गेट से अंदर जाने दिया गया और एक जगह ले जाया गया जहां कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ो और अपना आत्मीयता का परिचय दो। सभी लोग चिकने संगमरमर के फर्श वाले एक विशाल हॉल में खड़े होकर आत्मीयता परीक्षण के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आत्मीयता परीक्षण का समन्वय कर रहे प्रशिक्षकों की आवाज सुनने के बाद उत्साह और प्रत्याशा का माहौल हवा में भर गया। एलेक्स ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि मुख्य प्रशिक्षक ड्यूरन, जो उन्हें आत्मीयता परीक्षण के लिए ले गए थे, पास में ही खड़े थे। और अवसर का लाभ उठाते हुए एलेक्स प्रशिक्षक ड्यूरन के पास गया। माफ कीजिए प्रशिक्षक डुरान, मेरा नाम एलेक्स है, एलेक्स ने सम्मानपूर्वक कहा, क्योंकि वो पहली नजर में कोई खराब प्रभाव नहीं डालना चाहता था। मेरे मन में आत्मीयता परीक्षण के बारे में एक प्रश्न है। हम मन क्षेत्र के साथ अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय अपनी आत्मीयता को सूचीबद्ध क्यों नहीं कर सकते? ये समय की बर्बादी जैसा लगता है, क्योंकि प्रत्येक जादूगर जिसने अपने तत्व को जागृत किया है, वो पहले से ही अपने आत्मीयता स्तर के बारे में जानता है। ड्यूरन ने गर्मजोशी से हंसते हुए कहा। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी जब वो एलेक्स को देख रहा था। आह एलेक, आपने एक दिलचस्प मुद्दा उठाया है, उन्होंने जवाब दिया। मुझे समझाने की अनुमति दीजिए। जबकि आपके कबीले ने वहां मन बॉल के साथ जो समानताएं उत्पन्न की हैं, वे उनके उद्देश्यों के लिए प्रभावी हो सकती है। अकादमी में यहां परीक्षण किए गए उपकरण पूरी तरह से अलग स्तर पर है। ड्यूरन के स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक सुनते हुए एलेक्स की भौहें जिज्ञासा से तन गई। देखिए एलेक, डुरान ने आगे कहा, हम यहां जिन आत्मीयता परीक्षणों का उपयोग करते हैं, वे न केवल एक जादूगर की क्षमता निर्धारित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही प्रशिक्षण प्रक्रिया की पहचान करने में भी हमारी मदद करते हैं। ये परीक्षण सतही स्तर से आगे जाते हैं
और किसी की जादुई क्षमताओं की जटिलताओं में उतरते हैं। ये प्रत्येक छात्र के भीतर निहित अपार शक्ति और क्षमता को प्रदर्शित करता है। एलेक्स की आंखें ये जानकर चौड़ी हो गई कि उसने अकादमी के आत्मीयता परीक्षणों की गहराई और जटिलता के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सब कुछ समझ गया हूं, लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता है कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एलेक्स ने नई प्रशंसा के साथ कहा। मान लीजिए कि मन क्षेत्र के साथ हमारी संबद्धता का परीक्षण करके अकादमी वास्तव में हमारी व्यक्तिगत शक्तियों को उजागर कर सकती है और हमें सर्वश्रेष्ठ जादूगर बनने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। ड्यूरन एलेक्स की समझदारी से खुश होकर मुस्कुराया। बिल्कुल एलेक्स, उसने कहा, ये परीक्षण वार गॉड मेज अकादमी में आपकी यात्रा की नींव रखते हैं, जिससे हमें आपकी अद्वितीय क्षमताओं के अनुरूप आपके प्रशिक्षण को तैयार करने में मदद मिलती है। ये एक अमूल्य प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक छात्र को इष्टतम शिक्षा मिले। ये हमारा विश्वास है कि हम सभी छात्रों को स्वीकार करने में सक्षम हैं, चाहे उनका आत्मीयता कितना भी कम क्यों न हो। हम उन्हें उनके चरम रूप में विकसित होने में मदद करने का प्रयास करते हैं। एलेक्स ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। उसका प्रारंभिक संदेह कृतज्ञता और उत्साह में बदल गया। धन्यवाद, प्रशिक्षक डुरान, उन्होंने ईमानदारी से कहा। अब मैं आत्मीयता परीक्षण के महत्व और इसके द्वारा प्रस्तुत अविश्वसनीय अवसरों को समझ रहा हूं। मैं इस परीक्षण को पास करने के लिए उत्सुक हूं और देखना चाहता हूं कि अकादमी किस प्रकार मेरी जादुई क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करने में मेरी मदद करेगी। ड्यूरन की आंखें गर्व से चमक उठीं जब उसने एलेक्स के कंधे पर उत्साहपूर्वक थपथपाया। एलेक्स और गॉर्डन कबीले के बाकी जादूगरों को टेरान नामक एक प्रसिद्ध पृथ्वी जादूगर की देखरेख में भर्ती किया गया था। अफवाह यह है कि पूरे वार गॉड मैज अकादमी में पृथ्वी जादू मंत्र और हेरफेर के बारे में उसका ज्ञान सबसे अधिक है। वो न केवल वार गॉड मैज अकादमी में सबसे कम उम्र के प्रशिक्षकों में से एक था, बल्कि उसके छात्रों की हताहत दर भी सबसे अधिक थी। हालांकि टेरान अकादमी के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक था, लेकिन तथ्य यह है कि वह अभी भी बहुत छोटा था, जिससे कुछ प्रशिक्षकों की ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अकादमी में उनके पद को खतरा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनके छात्रों की मौत का संबंध उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे अन्य प्रशिक्षकों से भी हो सकता है। इसलिए वह कभी भी ऐसे छात्र को ट्यूशन नहीं दे पाएंगे जो उनके अपने छात्र से बेहतर हो। इससे उनके लिए चीजें और भी बदतर हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें न केवल अपने कनिष्ठ सहकर्मी से कमजोर होने के कारण शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि वर्षों का अनुभव होने के बावजूद भी वे उससे बेहतर शिक्षण नहीं कर पाने के कारण भी शर्मिंदा होंगे। इस तरह की घटना साल के अंत में उनके लिए दोहरा झटका होगी, क्योंकि ये उनके लिए नए बुरे सपने होंगे। जब एलेक्स ने अपने आसपास के कुलीन जादूगरों की फुसफुसाहट सुनी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जो प्रशिक्षक दिया गया है वो कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वहां के क्षेत्र से बाहर रहने से उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में कम जानकारी है। यद्यपि उन्होंने अकादमी में प्रवेश करते समय कम प्रोफाइल रखा था, लेकिन ऐसा अभी भी लगता है कि कोई उनके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। यदि ऐसा नहीं होता तो पूरे गॉर्डन कबीले के सदस्यों को एक ही प्रशिक्षक को सौंपना संभव नहीं था। युद्ध देवता जादूगर अकादमी में निश्चित रूप से बहुत सारे पृथ्वी तत्व जादूगर थे, लेकिन यह सिर्फ इतना हुआ कि पूरे गॉर्डन को एक ही प्रशिक्षक के पास भेजा जाना था, और एलेक्स पहले से ही गलत खेल का पता लगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक बार में ही उन सभी पर हमला करके उन्हें मार डालना आसान बना रहे थे। ये सब सोचने के बाद एलेक्स की मुस्कान अंततः सामान्य हो गई। ये और भी बेहतर है, कम से कम इस तरह से हम हर समय एक दूसरे की पीठ देख पाएंगे। भले ही हम प्रशिक्षक टेरान के निजी पाठों के हकदार हों, फिर भी ये एक ज्ञात तथ्य है कि हर दोहरे जादूगर को प्रस्ताव मिलते हैं, लेकिन हमें अपने अन्य तत्व संस्थान से कोई प्रस्ताव नहीं मिला, जिसका अर्थ है कि कोई अंधेरे में हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। जैसे ही गैंग ने एलेक्स का बयान सुना, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहां तक कि न्यू गॉर्डन्स के 4 कबीले के सदस्यों को भी,
जिन्होंने कम आत्मीयता के कारण युद्ध गॉड मैज अकादमी में आने का फैसला किया था। ये बात समझ पाना मुश्किल हो गया। कबीले के अधिकांश लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके कबीले को शक्तिशाली भूमिगत ताकतों द्वारा क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें आने दो, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस इतना करना है कि हम तब तक बहुत मजबूत बने जब तक कि वे हमारे आसपास अपना चेहरा दिखाने से भी न डरें। यह स्पष्ट है कि जो भी हमारे पीछे है उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमें सीधे मार सके और अपना रास्ता साफ कर सके, इसलिए वे इस तरह के गुप्त तरीके अपना रहे हैं। आर्थर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें दूसरे परीक्षा हॉल में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या तैयार है। मुझे यकीन है कि ये उनकी योजनाओं का अंत नहीं होगा। एलेक्स ने कहा, और गॉर्डन कबीले के लोगों ने बाकी जादूगरों का स्कूल के अंदर तक पीछा करना शुरू कर दिया क्योंकि प्रशिक्षक डुरान उन्हें अगले परीक्षण केंद्र की ओर ले जा रहे थे, इससे पहले कि वे पूर्ण विकसित छात्र बन जाते और उन्हें अकादमी की वर्दी के साथ बैग दिया जाता। वार गॉड मैज अकादमी द्वारा आयोजित दूसरे परीक्षण के लिए हॉल पहले से ही उत्सुकता से भरा हुआ है क्योंकि विभिन्न कुलों के छात्र अपने निर्धारित स्थानों पर उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए एकत्रित हुए हैं। प्रशिक्षक दुरान सामने खड़े हैं और कोने में बैठे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के कान में फुसफुसा रहे हैं। जब वो उस आदमी को जो कुछ भी बता रहा था वो सब कह चुका, तो उसने फाइटिंग पैवेलियन टॉवर के प्रवेश द्वार के पास खड़े 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ओर अपना सिर हिलाया। प्रशिक्षक ड्यूरन ने छात्रों को संबोधित करने के लिए तैयार होते समय अपने चलने वाले कैन को हवा में उठाया। ठीक है, सभी लोग एकत्र हो जाइए। इस प्रतिष्ठित अकादमी में अपना उचित स्थान निर्धारित करने का समय आ गया है। छात्रों ने शीघ्रता से मंडलियां और समूह बना लिए। यह स्पष्ट था कि उनमें से अधिकांश महान जादूगरों और अन्य कुलों ने गठबंधन बना लिए थे। कुछ ही मिनटों में वे आत्मीयता की परीक्षा से गुजर चुके थे। प्रशिक्षक दुरान ने देखा कि आखिरकार उन पर ध्यान गया। उनकी नजरें उस विशाल टोकरी पर टिक गई जो रहस्यमय तरीके से उनके बगल में प्रकट हुई थी। टोकरी जटिल नक्काशीदार लकड़ी के बैज से भरी हुई थी। प्रत्येक बैज एक छात्र का प्रतिनिधित्व करता था क्योंकि वास्तव में बैज की संख्या हॉल में खड़े छात्रों की संख्या के समान थी जो उनके सामने विशाल टॉवर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक अधिकार जताते हुए प्रशिक्षक ड्यूरन ने अपनी छड़ी को टोकरी के किनारे पर पटक दिया और लकड़ी के बिल्ले हवा में उड़ गए, एक जादुई प्रदर्शन में घूमते और घूमते हुए। छात्र विस्मय से देखते हैं कि बैज हवा में कैसे नाच रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। एक एक करके लकड़ी के बिल्ले छात्रों की ओर उड़ते हुए अपने असली मालिकों की तलाश करते हैं। जब बैज को उनके हाथों में कसकर पकड़ लिया जाता है तो वहां उत्साह और थोड़ी अफरातफरी मच जाती है। जब शोरशराबा शांत हो जाता है तो प्रशिक्षक ड्यूरन फुसफुसाहटों से ऊपर अपनी आवाज उठाते हैं। अब युद्ध भगवान अकादमी के युवा जादूगरों, हम आपके बैज के साथ बंधन के अंतिम चरण को पूरा करते हैं, जो अकादमी में आपकी पहचान के साधन के रूप में भी काम करेगा। आपको बस उन पर अपने खून की एक बूंद टपकाना है। जब छात्र एक दूसरे को देखते हैं तो कौतूहल का माहौल बन जाता है, लेकिन वे प्रशिक्षक डुरान पर भरोसा करते हैं और इस कदम के महत्व को समझते हैं। निर्देशानुसार वे सभी सावधानी पूर्वक अपनी उंगलियां चुभोते हैं और अपने रक्त की एक बूंद को अपने अपने बैज पर गिरने देते हैं। वे प्रत्याशा में अपनी सांस रोक लेते हैं क्योंकि बैज पर लगा रक्त जीवंत हो उठता है, घूमता और बदलता है, जटिल पैटर्न और प्रतीक बनाता है। प्रत्येक छात्र का नाम उभरता है जो रहस्यमय तरीके से लिखा गया है, जो उनके सार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ लगता है। जैसे ही नाम अपना निर्माण पूरा करते हैं, प्रशिक्षक ड्यूरन जोर से हंसने लगते हैं। अब आप सभी युद्ध भगवान जादूगर अकादमी का हिस्सा बन गए हैं। लड़ाई मंडप टॉवर में भागो और अपनी योग्यता साबित करो। यह हमें दिखाएगा कि वास्तव में आप सभी के बीच नौसिखिया राजा कौन है। माहौल उत्साह से भर जाता है जब छात्र जादूगरों का एक समूह अपने नए प्राप्त लकड़ी के पहचान पत्र को थामे प्रशिक्षक डर्नन के मादक शब्दों को सुनने के बाद तेजी से विशाल संरचना में प्रवेश करता है।
टॉवर की दीवारें जादुई प्रतीकों से सजी हैं, जो हवा में फैली रहस्यमयी रोशनी से धीरे धीरे प्रकाशित होती हैं। छात्र जादूगर आपस में उत्सुकता भरी निगाहों और उत्साहपूर्ण फुसफुसाहटों का आदान प्रदान करते हैं। वे एक एक करके प्रवेश द्वार पर खड़े दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के पास जाते हैं, अपने बैज को पकड़े हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें वास्तव में वार गॉड मेज एकेडमी में दाखला मिला है। हो सकता है कि इसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में स्थान न दिया गया हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने हमारे युग में अधिक युद्ध जादूगरों और असाधारण जादूगरों को जन्म दिया है। एक महान छात्र ने अपने बगल में बैठे अपने मित्र से कहा, हमारी अकादमी में आपकी जादुई क्षमताओं को निखारने और दुर्जय जादूगर के रूप में अपना रास्ता बनाने के लिए असीमित संभावनाएं हैं। हालांकि अन्य अकादमी हमें कभी भी अपनी रैंकिंग में शामिल नहीं करती है और हमेशा किसी भी समय हमें प्रताड़ित करती है, लेकिन वे इसे केवल छात्रों तक ही सीमित रख सकते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी उच्च रैंक की शक्तियां उनसे ऊपर हैं और वे कभी भी उच्च रैंक की लड़ाई का सहारा नहीं लेंगे। अब कृपया मुझे अपना बैज दे दीजिए और मैं इसे सक्रिय करने में आपकी सहायता करूंगा। जबकि मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक ने अकादमी के समृद्ध इतिहास के बारे में बात की, उसके बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति छात्रों को टॉवर में प्रवेश करने में मदद करता रहा। जैसे ही छात्र जादूगर अपने बैज सौंपते हैं, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक हल्का मंत्र बोलने से पहले प्रत्येक का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है और फिर बैज पर एक संक्षिप्त चमक छा जाती है, जो उसके सक्रिय होने का संकेत देती है। इसके सक्रिय होने के बाद ही जादूगर अंदर जा सकते थे। लड़ाई मंडप टॉवर परीक्षणों का एक स्थान, जहां आप चुनौतियों का सामना करेंगे, नए युद्ध कौशल सीखेंगे या नए मंत्रों में ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्रतियोगिता में अपने साथी जादूगरों के साथ अपनी क्षमताओं का परीक्षण करेंगे। जब से हमने हंगामा किया है, तब से कितना समय बीत चुका है। मैं प्रार्थना करता हूं कि छात्रों के इस बैच में उनके बीच एक असाधारण जादूगर हो जो युद्ध अकादमी के सामान्य स्तर के छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होगा। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने दूसरे साथी से धीरे से कहा, जैसे ही छात्र दौड़कर अंदर आए। लंबे समय से हमारा स्कूल ऐसी प्रतिभाओं को पैदा करने में सक्षम रहा है जिनमें सामान्य स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। यदि ऐसा एक भी जादूगर यहां दिखाई देता है, तो मुझे यकीन है कि ऐसा जादूगर जल्द ही स्कूल का ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि वे उन्हें नेताओं की नई पीढ़ी बनाने के लिए तैयार करने में संकोच नहीं करेंगे। जो युद्ध देवता अकादमी के झंडे को ऊंचा उठाएंगे। उसके दूसरे ने उसे उत्तर दिया और वे मुस्कुराए। जब आखिरी छात्र टावर में प्रवेश कर गया तो हवा में एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी जिस पर उन सभी नए छात्रों के नाम थे जो अभी अभी टावर में प्रवेश कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये फिर से सही समय है। चलो देखते हैं कि नौसिखियों में से कौन टाइटन बनता है ना? प्रशिक्षक डुरान जल्दी से बूढ़े आदमी के बगल में बैठ गया और उसने अपने अंतरिक्ष रिंग से शराब का एक लौकी निकाला और इसे मेज पर रख दिया और आदमी को एक कप में शराब पिलाई। बूढ़े व्यक्ति ने भी जवाब में सिर हिलाया, शराब उठाई और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल भी नहीं खोना चाहता था। एलेक्स और उसके कबीले के लोग भी उन जादूगरों में शामिल थे जिन्होंने प्राचीन युद्ध मंडप टॉवर में कदम रखा था। जैसे ही एलेक्स अंदर कदम रखता है, उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। चारों ओर घना कोहरा और धुआं छा जाता है, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह अपने साथियों से अलग हो गया है। वे गायब हो गए हैं और उसे इस रहस्यमय स्थान पर अकेला छोड़ दिया है। वो कड़वाहट से मुस्कुराया जब उसे एहसास हुआ कि ये एक प्रकार का व्यक्तिगत परीक्षण है जो एक समय में केवल एक व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है और कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। वह बस यही सोच रहा था कि टावर में पहली मंजिल पर इतने सारे लोगों को कैसे जगह मिल सकती है। जादू के चमत्कारों पर अभी पूरी तरह शोध नहीं हुआ है, एलेक्स ने सोचा। एलेक्स अपने कंधों पर बढ़ते गुरुत्वाकर्षण दबाव को महसूस करते हुए खुद को समायोजित करता है। हालांकि इससे उसे थोड़ी असुविधा होती है।
लेकिन वह इसे अपने रास्ते में आने नहीं देता। वो एक गहरी सांस लेता है तथा आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सतर्कता कम कर पाता, एक विशालकाय राक्षसी भेड़िया जानवर उसके सामने प्रकट होता है तथा क्रूर इरादे से उस पर हमला करता है। सहज रूप से एलेक्स प्रतिक्रिया करता है, अपने वफादार गोलेम टाइटन को बुलाता है। विशालकाय बर्फ का गोलेम बिना किसी सुस्त रवैये के उसके सामने प्रकट होता है। ये अपनी शक्तिशाली नुकीली गदा को चलाता है जो बर्फीली आभा के साथ चमकती है। एक शक्तिशाली झटके के साथ टाइटन टियर एक राक्षसी भेड़िया जानवर को कुचल देता है और बिना किसी अतिरिक्त गतिविधि के उसे तुरंत नष्ट कर देता है। जानवर की मृत्यु के बाद एलेक्स की आंखों के सामने एक काली सीढ़ी प्रकट होती है। वाह, ये तो अपेक्षा से भी अधिक आसान था। वह इस प्रारंभिक मुठभेड़ की सहजता पर विचार करते हैं, ये मानते हुए कि परीक्षा उतनी कठिन नहीं होगी जितनी उन्होंने शुरू में अनुमान लगाया था। दृढ़ संकल्प से भरा हुआ एलेक्स सीढ़ियों पर आगे बढ़ता है, अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है जो उसका इंतजार कर रही है। जबकि टाइटन उसके पीछे चल रहा है, उसके चारों ओर बर्फीली आभा पहले से कहीं अधिक गहरी लग रही है। यहां तक कि एलेक्स को भी संदेह था कि टाइटन की बर्फ में हेरफेर बहुत अधिक स्तर तक बढ़ गई होगी और अब उसे वास्तव में लगा कि यह सही समय है कि उसे अपने सभी गोलेम की जांच करनी चाहिए। जब उसे सिस्टम आत्मा के शब्द याद आए तो उसे आत्मा ने ये कहते हुए याद आया कि उसे अपने गोलेम को अगले रैंक तक विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। बूढ़ा आदमी और प्रशिक्षक डुरान एक दूसरे के बगल में बैठे थे और एक के बाद एक शराब के प्याले पी रहे थे और टावर को देख रहे थे। और उन्होंने देखा कि टावर के दूसरे स्तर पर कई रंगों की रोशनी चमकने लगी थी। ओह, ऐसा लगता है कि आप भाग्यशाली हैं। भले ही आपको सामान्य छात्रों को प्राप्त करने का गंदा काम दिया गया हो, आपके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लड़कियों के बीच बहुत सारे अच्छे पौधे हैं। डुरान, क्या आप किसी को अपना निजी शिष्य बनाने की योजना बना रहे हैं? बूढ़े आदमी ने अपने शराब के प्याले से धीरे से घूंट भरते हुए पूछा और ड्यूरन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब उसने उसका सामना किया। मैं केवल तभी शिष्य बनने पर विचार करूंगा जब कोई भी छात्र सामान्य स्तर की क्षमता प्रदर्शित करेगा, अन्यथा मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। मैं ऐसे जादूगरों को नहीं पालना चाहता जिनसे मैं भविष्य में लाभ नहीं उठा पाऊंगा या जो जादूगर मेरे लिए कुछ बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे। बूढ़ा आदमी गहरे विचार में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसने डुरान की कही बात को याद किया और उसका चेहरा लापरवाह से गंभीर हो गया। एक पल में ही मैंने एक फुसफुसाहट सुनी है कि कैसे आप प्रशिक्षक द्वारा एक प्रशिक्षक के लिए जादूगरों के एक पूरे समूह को चुनने और नियुक्त करने के परिणाम से थोड़ा रोमांचित है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये कबीले का इरादा रहा होगा या प्रशिक्षक संबंधित कबीले के करीब था, लेकिन फिर फुसफुसाहट ने मुझे एक और संदेश दिया कि संबंधित प्रशिक्षक भी प्रशिक्षक टेरान ही है। इसलिए यदि आपको समझाने में कोई आपत्ति न हो तो आप वास्तव में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया और उसका चेहरा फिर से उदासीन हो गया। वो शराब पीना जारी रखता था, लेकिन उसके चारों ओर की हवा में चटकने की आवाजें आने लगी, जैसे अंतरिक्ष लगातार मुड़ रहा हो और नष्ट हो रहा हो। डुरान के चेहरे पर पहले जैसी सरलता नहीं थी। वो भौहें चढ़ा रहा था और उसके शरीर के चारों ओर एक भूरा रंग फैल रहा था जो उसे बूढ़े आदमी के उत्पीड़न से बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि प्रशिक्षक टेरान के अधीन किसी भी नए छात्र को छोड़े हुए काफी समय हो गया है, और चूंकि हम सभी जानते हैं कि वह पूर्णतया परिपूर्ण नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि बेहतर होगा कि केवल उन छात्रों को ही उसके अधीन छोड़ दिया जाए जो एक दूसरे से परिचित हैं। इस तरह उनके लिए एक दूसरे पर नजर रखना आसान हो जाएगा। दमनकारी ऊर्जा के गायब होने से पहले डुरान ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, बस मुझे ये पता न चलने दे कि बाहरी ताकतों के कारण अकादमी के मुद्दों में हस्तक्षेप करने में आपका कोई हाथ है। मैं हमेशा आंतरिक लड़ाई को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन यदि आपका निर्णय किसी अन्य ताकत के कारण था तो आपको बस अपनी गर्दन साफ करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए
क्योंकि वह पागल कुत्ता आपके पास आएगा और आपको मारने में संकोच नहीं करेगा। उसे नफरत है जब बाहरी ताकतें अकादमी में होने वाली चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, और यही कारण है कि हम अन्य समर्थित जादूगर अकादमियों की तरह सुधार नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय प्रतिबंधित किए जा रहे हैं, क्योंकि वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारी उच्च रैंक शक्तियां कम हो जाएंगी और इसलिए वे हमारे कमजोर बिंदुओं पर प्रहार कर सकते हैं। इसलिए उस पागल कुत्ते को आपको मारने का कारण न दे। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात पूरी की और हॉल से बाहर निकलते हुए उठ खड़ा हुआ। ये नामांकन पूरी तरह से आपका है। मुझे नहीं पता कि वे बूढ़े लोग अभी भी मुझसे पर्यवेक्षण का काम क्यों करवाने पर तुले हुए हैं। मुझे आराम करना चाहिए और अपनी सेवानिवृत्ति का इंतजार करना चाहिए। बूढ़ा आदमी जाते हुए खुद से बुदबुदाता रहा, लेकिन ड्यूरन भी अपने साधना स्तर के कारण सुन सकता था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे क्योंकि उसके शब्दों से ड्यूरन के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। उसने बूढ़े आदमी की कही बात पर विचार किया और भौहें चढ़ा दी। युद्ध देवता जादूगर अकादमी को राजधानी से उतना समर्थन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजधानी में रहने वाले कुलीनों के लिए कोई उपकार नहीं किया था या उन्हें अकादमी के नियंत्रण में हाथ बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। अकादमी के पुराने डीन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी अकादमी सभी के लिए है, इसलिए कुलीन लोग वहां नियंत्रण रखने की अपनी इच्छा छोड़ सकते हैं। और उनके सभी शिष्य जो बाद में एल्डर या प्रवर्तक बन गए, उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि युद्ध गॉड मैज अकादमी में कैपिटल मैच के गुटों को प्रतिबंधित किया गया था, और यही कारण था कि उनके फंड भी प्रतिबंधित थे। चूंकि अकादमियों को वितरित किए जाने वाले धन को नियंत्रित करने वाले कुलीन लोग ही थे, इसलिए अकादमी दूसरे आयाम में अपने व्यय के कारण जीवित रही है। हालांकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इस तरह की लड़ाइयों ने उन्हें शीर्ष युद्ध जादूगरों का उत्पादन करने में सक्षम बनाया है, जो अन्य अकादमियों के अन्य जादूगरों की तुलना में असाधारण है। लेकिन इन सबके बीच पुराने डीन के अंतिम शिष्य का उपनाम मैड डॉग था, क्योंकि वह हमला करने में बहुत जल्दबाज था। वह चीजों को केवल काले और सफेद रंग में ही देखता था। या तो आप अकादमी के साथ थे या नहीं, और उसके पास अपने उतावले व्यवहार को सही साबित करने की ताकत भी थी। अगर ऐसा न होता तो उसे बहुत पहले ही मार दिया गया होता। कई गुटों ने उसे भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह अकादमी के प्रति बहुत वफादार था। ऐसा कहा जाता था कि पुराने डीन ने उसे सड़कों से उठाया था, उसे पाला था और उसे अपना लिया था, और यही कारण था कि उसने अपना सब कुछ डीन की सबसे कीमती संपत्ति, जो कि अकादमी है, को समर्पित कर दिया था। ड्यूरन उस आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचकर काम गया जिसने अकादमी में घुसने की कोशिश की थी, जिसे मैड डॉग ने पकड़ लिया था, और वो वास्तव में चाहता था कि उसने ब्लेज कबीले के प्रवर्तक के साथ सहयोग करने की कोशिश न की होती, क्योंकि वह जितनी जल्दी हो सके उनके साथ सभी संबंधों को मिटाने की तैयारी कर रहा था। आर्थर और ब्रैंडन सीधे टॉवर के 7वें स्तर पर पहुंच गए, और जहां दोनों को सबसे ऊपर 10 टियर एक राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ा, जबकि एग्नेस 5वें स्तर पर थी और ऐसा लगता है कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि नाइट ने अभी टॉवर का 4था स्तर पूरा किया था, लेकिन वह आराम कर रहा था और अगले चरण पर जाने से पहले पर्याप्त मैना जमा करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि पूरे गिरोह में गुरुत्वाकर्षण का सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ा है, क्योंकि उसने अपने शरीर की ताकत को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा अधिक घातक हमले के लिए प्रशिक्षण लिया था। यद्यपि वो वास्तव में शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण दबाव के तहत ऐसे भयंकर राक्षसी जानवर का सामना करते हुए उसके लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति को बनाए रखना वास्तव में कठिन साबित हो रहा था। शेष गॉर्डन कबीले के सदस्य जो उनके साथ प्रवेश कर चुके थे, वे अभी भी 3रे स्तर के आसपास थे और चुनौती को तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर लगी चोटों की मात्रा को देखते हुए बॉडी से यह स्पष्ट था कि वे ऐसी स्थिति में 4थे स्तर को चुनौती नहीं देंगे। इस बीच एलेक्स ने अभी अभी 8वें स्तर में कदम रखा है। एलेक्स, जो अभी अभी युद्ध मंडप टॉवर के 8वें स्तर पर पहुंचा था,
स्वयं को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाकर आश्चर्यचकित हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने उसके अधिकांश दृश्य को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे पहले से ही खतरनाक वातावरण में एक भयावह माहौल जुड़ गया था। इस स्तर पर गुरुत्वाकर्षण उसकी आदत से 10 गुना अधिक मजबूत था, जिससे वो असुरक्षित और चिंतित महसूस कर रहा था। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, एलेक्स ने जल्दी से लीजन को बुलाया, जो इस तथ्य से परिचित होने लगा था कि यह अब एक रोबोट गोलेम था जो एक लेजर भाले से लैस था। लीजन उसकी पीठ की रक्षा कर रहा था और टाइटन उसे सामने से बचा रहा था। एलेक्स को अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण पीले और बीमार दिखने के बावजूद आश्वासन की लहर महसूस होने लगी। जैसे ही एलेक्स शांत होने लगा, लीजन की कंधे पर रखी मिसाइलें घने पत्ते के भीतर कुछ संदिग्ध स्थानों पर जा गिरी। कौन है वहां? अब बाहर आओ। जिस क्षण एलेक्स ने लीजन की मिसाइलों को निशाना साधते देखा, उसे यकीन हो गया कि कोई उस पर घात लगाने की तैयारी कर रहा है। लीजन के पास एक प्रकार का स्कैनर था जो आसपास के दुश्मनों के स्थान को लॉक करने में सक्षम था। इसलिए जब तक दुश्मन एक मिड रैंक लाइफ फॉर्म नहीं था, वो लीजन स्कैनर से बचने के बारे में भूल सकता था। ये महसूस करने के बाद कि घात लगाने वालों का बाहर आने का कोई इरादा नहीं था, एलेक्स ने लीजन को गोली चलाने का आदेश दिया। मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ गई, लेकिन इससे पहले कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचती, पेड़ों से 5 काले धब्बे नीचे कूद पड़े, जिससे पता चला कि वे ब्लैक एल्व्स का एक समूह थे। एलेक्स ने अनायास ही एक तेज सांस ली। ये काले कल्पित बौने तेज और घातक विरोधियों के रूप में जाने जाते थे। उनकी चपलता और काला जादू बेजोड़ था। कम आंकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एग्नेस ये सुनिश्चित कर रही थी कि जब से वे कबीले को छोड़ रहे थे, वो अन्य जातियों के बारे में बहुत कुछ पढ़े। जैसे ही ब्लैक एल्व्स जंगल के बीच में शान से उतरे, एलेक्स का ध्यान तेज हो गया और मैंने सोचा था कि मैं बिना लड़े सभी चरणों से बाहर निकल सकता हूं। मैं कितना भोला था। कितना बुरा है कि मैं यहां हाइव क्वीन को नहीं बुला सकता। अगर नहीं तो उसे आप सभी को प्रतिबंधित करने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि एलेक्स उनसे बात कर रहा था, लेकिन उसने पहले ही एक जादू कर दिया था। पृथ्वी के रन उसके हाथ के चारों ओर चमक उठे और उसकी कलाई की एक दृढ़ झटके के साथ उन्होंने ब्लैक एल्व्स में से एक पर अपना पृथ्वी मंत्र छोड़ा, जिससे दांतेदार पृथ्वी कीले बनी जो दुश्मन की ओर चली। टीयर मंत्र, अर्थ स्पाइक्स। इसके साथ ही टाइटन ने अपनी बड़ी गदा को घुमाया और हवा के ठंडे झोंके पैदा किए तथा एक अन्य एल्फ को स्थिर करने का प्रयास किया। हालांकि ब्लैक एल्व्स फुर्तीले थे और हमलों की सीमा से बच निकलने में माहिर थे। उन्होंने पृथ्वी के स्पाइक्स को खूबसूरती से चकमा दिया। टाइटन की महान शारीरिक शक्ति से उत्पन्न हवा के झोंकों से बचने के लिए सहजता से छलांग लगाई और पलटे। लीजन ने हस्तक्षेप की आवश्यकता को समझते हुए अपने लेजर भाले को ऊंचा उठाते हुए आगे की ओर छलांग लगाई। इसके बाद शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसका उद्देश्य ब्लैक एल्व्स को चौंका देना था। एल्व्स ने बिजली की गति से जवाब दिया तथा घातक प्रहारों से बाल बाल बचने में सफल रहे। एलेक्स का दिल एड्रेनालाइन से धड़क रहा था, क्योंकि वो विकसित हो रही लड़ाई का आकलन कर रहा था। उसने दुश्मन की गति और मायाविता से घबराने से इनकार कर दिया। टाइटन। एलेक्स ने फोन किया और टाइटन को समझ में आ गया कि एलेक्स क्या चाहता है और उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित कर ली। उसने अपने बर्फ के जादू को जमीन पर प्रवाहित किया और तुरंत बर्फीले अवरोधों का निर्माण किया तथा उन्हें रणनीतिक रूप से काले कल्पित बौनों की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए रखा। क्षण भर के लिए बाधा उत्पन्न होने पर काले कल्पित बौने बर्फीले अवरोधों से निकलने के लिए संघर्ष करते हुए पाए गए। ये वो अवसर था जिसका एलेक्स इंतजार कर रहा था। लेकिन जब एलेक्स उनके खिलाफ योजना बना रहा था, अंधेरे कल्पित बौने भी एलेक्स पर नजर रखे हुए थे। एक डार्क एल्फ, विशेष रूप से एक निर्दयी विरोधी साबित हुई। उसने टाइटन और लीजन को सीधे नजरअंदाज कर दिया और एलेक्स के लिए बाहर गई। अद्वितीय कुशलता के साथ शॉर्ट स्वॉर्ड्स की एक जोड़ी को चलाते हुए वो बिजली की गति के साथ आगे बढ़ी,
उसके हमले एलेक्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं से बाल बाल बच गए, क्योंकि उसने अपनी चपलता को चरम पर पहुंचा दिया और करीबी मुठभेड़ों के साथ उसके हमलों को चकमा दिया। वह चुपके से उसकी छाया से होकर गुजरी। एलेक्स को एक ठंडी उपस्थिति का एहसास हुआ जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। हालांकि इससे पहले कि वह एक घातक प्रहार कर पाती, टाइटन, जो हमेशा सतर्क रहता है और अंतर को बंद कर देता है, हस्तक्षेप करता है। एक जबरदस्त विस्फोट के साथ टाइटन ने अपनी बर्फ की गदा को स्वयं नष्ट कर दिया, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने न केवल डार्क एल्फ को रोक दिया, बल्कि एलेक्स को उसका चेहरा ठीक से देखने की भी अनुमति दी। उसकी बैंगनी, गहरी त्वचा और उस्तरे जैसे तीखे बाल उसके नुकीले कानों के साथ एकदम विपरीत दिखाई दे रहे थे। एलेक्स ने डार्क एल्फ को एक दुर्जय प्रतिद्वंदी के रूप में पहचाना। छाया जादू के उसके रणनीतिक उपयोग ने उनकी लड़ाई में खतरे की एक नई परत जोड़ दी। मूल भाला। हालांकि जैसे ही लीजन ने अपने लेजर भाले से उस पर हमला करने की तैयारी की, डार्क एल्फ ने एक छाया मंत्र डाला और एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया। बैंग। लीजन का निशाना चूक जाने पर एक छोटा सा विस्फोट हुआ। एलेक्स को उसके चेहरे की जो संक्षिप्त झलक मिली, उसने उसे रोकने और उसकी धमकी को समाप्त करने के उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया, क्योंकि वो उसी दायरे के किसी व्यक्ति का सामना करते हुए मौत के इतने करीब कभी नहीं आया था। ये महसूस करते हुए कि उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, एलेक्स ने तुरंत एक योजना तैयार की। उसने लीजन और टाइटन को बुलाया। उनकी संयुक्त शक्ति अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उन तीनों ने एक संगठित इकाई बनाई तथा डार्क एल्फ से तीव्र और घातक हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने हमलों की रणनीति बनाई और समन्वय किया। लीजन की लेजर किरणें छाया को भेदती हुई पेड़ों की छाया में छिपने की डार्क एल्फ की क्षमता को बाधित करने के उद्देश्य से थी। एलेक्स ने अपने पृथ्वी जादू का उपयोग किया, बाधाएं पैदा की, और टाइटन ने उनकी गतिविधियों में बाधा डालने के लिए बर्फीली संरचनाएं फैला दी। बर्फ की दरार वाली जमीन। और टाइटन द्वारा अपनी गदा का त्याग करने के बावजूद उसने धरती को हिला देने वाले प्रहार किए, जिससे डार्क एल्फ सचेत हो गए और वे उसके बर्फीले हमलों के प्रति असुरक्षित हो गए। लीजन के लेजर भाले छाया को चीरते हुए आगे बढ़े। एलेक्स ने डार्क एल्फ की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना शुरू कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा को अपनी इंद्रियों को बढ़ाने में केंद्रित किया, जिससे वो हवा में थोड़ी सी भी गड़बड़ी को महसूस कर सका, क्योंकि डार्क एल्फ एक छाया से दूसरी छाया में फिसल गया। यह पहली बार था जब उसे इस तरह की लड़ाई में खुद पर दबाव डालना पड़ा था, और ऐसा लगता है कि अकेले रहना उसे युद्ध में भी आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा था। एक तीव्र और सटीक गति के साथ एलेक्स ने अग्नि जादू का एक विस्फोट किया, जिससे एक चकाचौंध कर देने वाली चमक पैदा हुई, जिसने अस्थायी रूप से उनके चारों ओर की परछाइयों को गायब कर दिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने पीछे से हमला करने की तैयारी कर रहे डार्क एल्फ की एक झलक देखी। त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए एलेक्स घुमा और एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे उसकी दिशा में हवा का एक झोंका आया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अवसर का लाभ उठाते हुए लीजन ने डार्क एल्फ पर सीधे निशाना साधते हुए लेजर भालों की बौछार कर दी। एलेक्स के तेज प्रहार और लीजन के अथक हमले की संयुक्त शक्ति ने उसे छाया से बाहर कर दिया, जिससे वो उजागर हो गई। बर्फ की दरार वाली जमीन। सटीक समय पर टाइटन ने एक विनाशकारी प्रहार किया। अपनी विशाल मुट्ठियों से उसके नीचे जमीन पर जोरदार प्रहार किया। प्रभाव से पूरे क्षेत्र में झटके महसूस हुए, जिससे डार्क एल्फ अशक्त हो गया और वह लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हो गया, और वह गायब हो गई। उनके पास केवल 4 एल्फ बचे। शेष डार्क एल्फ स्तब्ध रह गए और विचलित ब्लैक एल्फ का फायदा उठाते हुए एलेक्स ने टाइटन की ओर सिर हिलाया, जिसने फिर से अपने बर्फ के जादू को बुलाया, जिससे एक घूमता हुआ बर्फीला तूफान आया जिसने क्षेत्र को घेर लिया। ठंडी हवाएं चौंके हुए दुश्मनों पर टूट पड़ी। उनकी दृष्टि घूमती हुई सफेद रोशनी से धुंधली हो गई। जैसे ही बर्फीला तूफान समाप्त हुआ,
एलेक्स ने देखा कि उसकी योजना काम कर गई थी। ब्लैक एल्विस भ्रमित हो गए थे, क्षण भर के लिए बर्फीले तूफान से अंधे हो गए थे। अवसर का लाभ उठाते हुए एलेक्स तेजी से जंगल में आगे बढ़ गया। उसकी फुर्तीली चाल उसके अविचल ध्यान से और भी बढ़ गई, जबकि उसके दोनों गोलेम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। शालीनता और सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए एलेक्स ने हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। उसने अपने हाथों से पृथ्वी के तने छोड़े, कई काले कल्पित बौनों को फंसाया और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। अन्य लोग बर्फीली हवाओं के कारण संतुलन खो बैठे, जिससे वे असुरक्षित हो गए। लीजन ने एक लाभप्रद अवसर देखकर लेजर हमलों की बौछार कर दी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से उजागर हुए काले कल्पित बौने थे। लेजर किरणें हवा में फैल गई तथा अपने पीछे जलती हुई ऊर्जा के निशान छोड़ गई। एक एक करके काले कल्पित बौने अशक्त हो गए। वे एलेक्स और लीजन के संयुक्त हमले का सामना करने में असमर्थ हो गए। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बाकी बचे ब्लैक एल्व्स ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने अपने आक्रामक हमले शुरू कर दिए। एलेक्स पर बोझ डालने वाले बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के बावजूद वे फुर्तीले और सटीक थे और एलेक्स को एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि ब्लैक एल्व्स के पास औसत मानव की तुलना में बहुत अधिक शारीरिक लाभ है, और वह टॉवर के परीक्षण की वास्तविकता पर भी चकित था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वास्तविक था और इसीलिए वो बिल्कुल भी हारने के लिए तैयार नहीं था। अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ एलेक्स ने एक बार फिर टाइटन को बुलाया। विशाल बर्फ गोलेम ने बर्फीली ऊर्जा की एक विशाल लहर को मुक्त कर दिया, जिसने शेष काले कल्पित बौनों को ठोस बर्फ में ढक दिया। उनकी हरकतें रुक गई। वे एलेक्स को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे, पराजित हो गए और वे धीरे धीरे उस ठोस बर्फ से गायब हो गए जिसने उन्हें कैद कर रखा था। जंगल शांत हो गया। एलेक्स ने खुद को सांस लेने के लिए कुछ क्षण दिए। लड़ाकू मंडप टॉवर का 8वां स्तर अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ था, लेकिन अपने लचीलेपन और अपने 2 गोलेम लीजन और टाइटन के अटूट समर्थन के माध्यम से वो विजयी हो गया। भले ही वे 5 ब्लैक एल्व्स के खिलाफ थे जो टियर 2 दायरे में भी प्रतीत होते हैं। उस क्षण में एलेक्स ने स्वयं को स्वतंत्र होने दिया और वो उत्साह में आसमान की ओर चिल्लाया। पिछले ब्लड मून युद्ध के बाद से वह सोच रहा था कि वो पर्याप्त अच्छा नहीं है, लेकिन इस लड़ाई ने उसे कुछ दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने की अनुमति दी है। जब एलेक्स ने फाइटिंग पैवेलियन टॉवर के 8वें स्तर को पार कर लिया, तो वो एक नई चुनौती के मुहाने पर खड़ा था, क्योंकि उसके सामने एक नई सीढ़ी दिखाई दी। लेकिन यह सामान्य और भयावह काले रंग की सीढ़ी से अलग थी, जिसे वह आमतौर पर देखता था और जिसका वह आदी था। नई स्वर्णिम सीढ़ियों के दर्शन ने उसे मोहित कर लिया, एक भव्यता का भाव उत्पन्न किया तथा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तथापि उसके मन में हाल ही में हुए युद्ध का बोझ बना रहा तथा उसे स्वास्थ्य लाभ के महत्व की याद दिलाता रहा। अपनी सांस को संभालने के लिए एक क्षण लेते हुए, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण का दबाव पहले की तरह कठिन नहीं था। वो इस तरह के कठिन गुरुत्वाकर्षण और वातावरण के तहत रहने का आदी हो रहा था। एलेक्स ने उस कठिन रास्ते पर नजर डाली जिसे उसने जीत लिया था। प्रत्येक स्तर पर उसे वास्तव में डर नहीं लगा, क्योंकि केवल टाइटन ही उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन 8वें स्तर ने उसकी सीमाओं को पार कर दिया था तथा उसके कौशल और लचीलेपन का परीक्षण किया था। युद्ध बहुत तीव्र था और जीत निश्चित थी। उसे याद है कि पिछली मुठभेड़ में वो हार के कितने करीब पहुंच गया था जब हत्यारे कल्पित बौने उसकी परछाई से होकर गुजरे थे। उसने निर्णय लिया कि आगे बढ़ने से पहले प्रतीक्षा करना और अपना मान पुनः प्राप्त करना बुद्धिमानी होगी। एलेक्स जानता था कि अगले स्तर में उसकी सफलता काफी हद तक उसकी जादुई क्षमताओं पर निर्भर करेगी और अब उसका मान कम था। एलेक्स ने अपने मन को जागृत किया और अंतरिक्ष थैली से अपने बाकी गोलेम्स को बुलाया और वे उसके चारों ओर प्रकट हुए। अब अपने सबसे मजबूत रूप में टियर 2 गोलेम्स के दायरे में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर, गेट से कुछ ही मीटर की दूरी पर जंगल के भीतर एक गुप्त कोने की ओर उनका मार्गदर्शन करते हुए एलेक्स ने सुनिश्चित किया कि उनकी गोपनीयता सुरक्षित है।
टॉवर का जटिल लेआउट एक आदर्श एन्क्लेव प्रदान करता है जहां वे बिना किसी बाधा के अपने विकास से गुजर सकते हैं। टावर की प्राचीन दीवारों से घिरे होने के कारण उन्हें पता था कि किसी भी बाहरी खतरे को दूर रखा जाएगा, जिससे प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित होगी। जैसे ही गोलेम अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित हुए, एलेक्स को उपलब्धि और प्रत्याशा की भावना महसूस हुई। प्रत्येक गोलेम उसके साथ था, उसके साथ अटूट निष्ठा के साथ लड़ रहा था। उन्हें विकसित करने से न केवल उनकी क्षमताओं में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित रहने की क्षमता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि वो उनमें से किसी के साथ भाग नहीं लेना चाहता था। वो उन्हें कुछ छोटे बच्चों की तरह देखता था जिन्हें उसने पाला था। स्थिति टैब। नाम एलेक्स गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 21। स्तर 2 निम्न। अगले स्तर तक अनुभव 507/50,000। गुण शक्ति 60 + 15। चपलता 55 + 10। धीरज 65 + 25। मन 0/5000। आत्मीयता पृथ्वी उच्च प्लस अग्नि उच्च प्लस। उपलब्ध अंक 44। सिस्टम अंक 270,007। एलेक्स दंग रह गया जब उसने अपने आंकड़े खोले। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने विकास के बाद मजबूत था, लेकिन वह इस बात से अवगत नहीं था कि कितना। लेकिन अपने आंकड़ों को देखकर वह बता सकता था कि वह निश्चित रूप से टियर 2 जादूगरों के बीच एक असामान्य तत्व था। वो वास्तव में लार टपका रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पिछले ब्लड मून युद्ध से उसने कितना सिस्टम पॉइंट हासिल किया था। हालांकि उसने काफी समय से अपना स्टेटस सिस्टम नहीं खोला था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो अब बहुत अधिक मजबूत हो गया था। वो मुड़ा और कुल्हाड़ी दानव को देखा, जो कि पहला गोलेम है जिसे उसने विकास के लिए चुना है। उसने तुरंत सिस्टम से अपने विकास की प्रक्रिया को सामने लाने के लिए कहा। आपका एक गोलेम अधिकतम मूल्य पर पहुंच गया है और टियर 2 गोलेम में विकसित हो सकता है। अपना रास्ता चुने। इन्फर्नो एक्स डेमन। यह विकास पथ आपके एक्स डेमन को एक ज्वलंत शक्ति में बदल देता है। जैसे जैसे आपका गोलेम बढ़ता और विकसित होता है, यह आग को नियंत्रित करने और चैनल करने की क्षमता प्राप्त करता है, जिससे ये युद्ध में और भी अधिक भयानक हो जाता है। इसका शरीर ज्वलंत चट्टानों में लिपटा हुआ हो जाता है, जो पिघले हुए लावा जैसा दिखता है, और इसकी विशाल 2 हाथ वाली कुल्हाड़ी आग की लपटों में घिर जाती है। इन्फर्नो गोलेम के हमले आग से भर जाते हैं, जिससे विरोधियों को विनाशकारी क्षति पहुंचती है। लागत 2000 मैना और 5000 सिस्टम पॉइंट। तूफान लाने वाला कुल्हाड़ी गोलेम। इस विकास में आपका कुल्हाड़ी दानव स्वयं तूफान का अवतार बन जाता है। जैसे जैसे ये विकसित होता है, ये प्रचंड हवाओं और तूफानों को बुलाने की शक्ति प्राप्त करता है, जिससे ये एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसका सामना करना पड़ता है। इसका चट्टानी बाहरी भाग घूमते हुए काले बादलों में बदल जाता है, बिजली की कड़क के साथ। इसकी 2 हाथ वाली कुल्हाड़ी विद्युत ऊर्जा से भर जाती है, जो प्रत्येक झटके के साथ बिजली के शक्तिशाली बोल्ट छोड़ने में सक्षम होती है। लागत 2000 मन और 50,000 सिस्टम पॉइंट। शैडोबैन गोलेम। यह विकास पथ आपके कुल्हाड़ी दानव को अंधेरे और चुपके से भर देता है। जैसे जैसे यह विकसित होता है, यह छाया में हेरफेर करने की क्षमता प्राप्त करता है, जिससे यह लड़ाई में अविश्वसनीय रूप से मायावी और घातक हो जाता है। इसका चट्टानी बाहरी भाग एक गहरे रंग का हो जाता है, और इसके शरीर के चारों ओर एक धुएं के रंग की आभा होती है। 2 हाथ वाली कुल्हाड़ी चिकनी और काली हो जाती है, और उसमें छायादार ऊर्जा समा जाती है। शैडोबैन गोलेम नजरों से ओझल होने, अचानक हमले करने और अविश्वसनीय गति से विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम है। लागत 2000 मन और 150,000 सिस्टम पॉइंट। अरे सिस्टम स्पिरिट, क्या गड़बड़ है? सिस्टम बहुत बदल गया है, और इसीलिए मैं चाहता था कि आप इसकी जांच करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम अपग्रेड हो गया है, इसलिए अब ये सीधे आपके गोलेम के लिए सर्वोत्तम संभव विकास मार्गों को सुलझा सकता है, क्योंकि ये अब खुद के लिए एक AI की तरह सोच सकता है।
हालांकि ये एक निम्न संस्करण है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने लीजन नामक एक विशेष गोलेम बनाया है और अब आप एक टियर 2 मैज हैं, क्योंकि सिस्टम आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी आप ब्रेक थ्रू करते हैं तो इसे भी अपग्रेड मिलता है, इसलिए आनंद लें। उसके गोलेम शरीर में सिस्टम आत्मा ने बगल से कहा कि वह एलेक्स को उसके निर्णय में मदद करने की योजना नहीं बना रही है क्योंकि वो अभी भी चिड़चिड़ा है। एलेक्स ने आह भरी। हर बार जब मुझे लगता है कि मैं पहुंच गया हूं तो सिस्टम मुझे नीचे खींचने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है और मुझे एहसास करा देता है कि मैं कितना दयनीय भिखारी हूं। खुश स्माइली। एलेक्स बता सकता है कि बुचर के विकास के लिए बुनियादी, संकर और सर्वोच्च विकल्प लागू किए गए हैं। वह सिर्फ ये जानना चाहता है कि विकास पूरा होने के बाद ये कितना मजबूत होगा। उन्होंने कसाई, कुल्हाड़ी दानव की देखभाल करके पहला विकास शुरू किया क्योंकि उन्होंने दूसरा विकल्प चुना था, क्योंकि उनके पास अभी भी अन्य गोलेम थे। विकास के जटिल चरणों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से इसका मार्गदर्शन किया। प्रत्येक गुजरते पल के साथ वो गोलेम से निकलने वाली शक्ति की लहर को महसूस कर सकते थे, क्योंकि ये उनकी आंखों के सामने रूपांतरित हो रहा था। ये एक विस्मयकारी दृश्य था जिसमें एक अद्वितीय योद्धा को आकार देने में उनके प्रयासों की परिणति देखी गई। एक के बाद एक एलेक्स ने अपने गोलेम को विकास के माध्यम से सावधानीपूर्वक निर्देशित किया। समय धीमा लग रहा था क्योंकि वह प्रत्येक परिवर्तन में अपनी विशेषज्ञता और मन को डाल रहा था। उसका ध्यान अडिग था। इस प्रक्रिया में उनका पूरा ध्यान लगा रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास निर्बाध हो और अत्यंत सावधानी के साथ पूरा हो। प्रशिक्षक ड्यूरन अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में शराब का गिलास थोड़ा कांप रहा था। जब वे स्क्रीन पर छात्रों के नाम देख रहे थे, उनकी नजरें छात्रों की प्रगति पर टिकी थी और जैसे जैसे वे फाइटिंग पैवेलियन टॉवर के प्रत्येक स्तर पर विजय प्राप्त करते गए, उनका उत्साह बढ़ता गया। हालांकि उनका उत्साह जल्दी ही निराशा में बदल गया जब उन्होंने देखा कि केवल लगभग 100 जादूगर ही चौथे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। उन्होंने एक निराशाजनक खर्राटे भरी। उनकी निगाहें तिरस्कार से भर गई। लेकिन जैसे ही वह छात्रों के फीके प्रदर्शन को नजरअंदाज करने वाले थे, उनका ध्यान स्क्रीन पर अचानक चमकी रोशनी पर गया। टॉवर में 7वें स्तर की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, जो सामान्य स्तर की क्षमता वाले कई जादूगरों की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। इस खोज के वास्तविक महत्व को समझते ही ड्यूरन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जनरल स्तर का खिताब सबसे असाधारण जादूगरों के लिए आरक्षित था, जिन्हें प्रतिभाशाली लोगों में भी प्रतिभाशाली माना जाता था। ये एक ऐसा लेबल था जिसने प्रतिष्ठित वॉर गॉड मेज अकादमी में अपार सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। ड्यूरन का दिल उत्साह से धड़क उठा, ये जानते हुए कि उसने सोना पा लिया है। उन्होंने अपने संरक्षण में आने वाले सभी सामान्य स्तर के छात्रों को अपना शिष्य बनाने की योजना बनाई थी और अब उनके सपने धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने साकार हो रहे थे और वे एक से अधिक छात्र थे जिनमें सामान्य स्तर की क्षमता थी। जैसे ही उसका उत्साह शांत होने लगा, टॉवर से प्रकाश का एक और विस्फोट हुआ। इस बार 8वें स्तर का प्रकाश एक शानदार लाल चमक के साथ चमक उठा, इतना तीव्र कि इसने चौथे स्तर से निकले जादूगरों को चकित कर दिया। दुरान की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। वो उस चकाचौंध कर देने वाली रोशनी को गौर से देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। पंजीकरण के स्तर पर ही 8वें स्तर तक पहुंच पाना एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। ये ऐसी बात थी जिसके बारे में ड्यूरन को पता था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता या छिपा नहीं सकता। यद्यपि वह 8वें स्तर में प्रवेश कर चुके जादूगर को अपना शिष्य बनाना चाहता था, तथापि वह अपनी सीमाओं से भी भली भांति परिचित था। यहां तक कि 7वें स्तर पर प्रवेश कर चुके असंख्य प्रतिभाशाली लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य भी उनके लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण था। वह जादूगर जिसने सबको पीछे छोड़ दिया था और 8वें स्तर में प्रवेश किया था, अपने आप में एक लीग का सदस्य था। एक ऐसा आयाम जो ड्यूरन ने कभी भी अनुमान नहीं लगाया था। उनकी असाधारण प्रतिभा और जिस गति से उन्होंने टावर को पार किया, उसका संयोजन एक असाधारण उपलब्धि थी।
जिसे समझना ड्यूरन के लिए लगभग असंभव था। ड्यूरन वहीं स्तब्ध और सदमे में बैठे रहे और उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ। इस बीच एलेक्स, जो इस सब के लिए जिम्मेदार था, वो इस बात से अनजान था कि उसने टॉवर के बाहर किस तरह का झटका दिया था। न केवल प्रशिक्षक दुरान उसके परिणाम से हैरान थे, बल्कि उन्होंने उन महान जादूगरों में से अधिकांश को स्तब्ध कर दिया जो स्वयं को परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए चुने गए जादूगरों के रूप में मानते थे। वे सभी ये जानने के लिए अपना दिमाग खपा रहे थे कि उनके समूह में कौन इतना मजबूत है कि उस स्तर तक पहुंचने की संभावना रखता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वे सभी टावर के तीसरे और चौथे स्तर तक पहुंच गए हैं, और उनमें से सबसे प्रभावशाली लोग भी टावर के 5वें स्तर तक ही पहुंच पाए हैं। यदि ये पहले होता तो उनके प्रदर्शन की प्रशंसा होती और इससे वार गॉड अकादमी में काफी हलचल मच जाती। लेकिन 7वें स्तर पर जादूगरों के प्रकट होने के बाद परिणाम खराब दिखने लगे, थोड़ा कमतर, और वह भी तब जब एलेक्स के 8 स्तर को भी चित्र में नहीं रखा गया था। इसलिए मूल रूप से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था, भले ही उन्हें अच्छा परिणाम मिला हो। इस बीच जब एलेक्स विकास को अंत तक ले जाने में व्यस्त था, यदि ऐसा नहीं होता तो वह तुरंत टॉवर के 9वें स्तर पर चला जाता और यह वास्तव में एक बड़ा हंगामा पैदा कर देता। जैसे ही एलेक्स ने अपनी मन शक्ति को केंद्रित किया और उसे बुचर को घेरे हुए प्रकाश के तैरते हुए गोले की ओर निर्देशित किया, उसके अंदर ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह प्रवाहित हुआ। जैसे ही परिवर्तन शुरू हुआ, हवा में उत्सुकता फैल गई और बुचर के काया पलट को देखकर एलेक्स की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। एक तीव्र और मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन में बुचर का चट्टानी बाहरी हिस्सा घूमता हुआ काले बादलों में परिवर्तित हो गया, जो एक भयावह फिर भी मनमोहक तूफान की प्रकृति को प्रतिबिंबित कर रहा था। तूफान की धुंधली लपटें गोलेम के चारों ओर घूमती और नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उसके स्वरूप को शक्ति और रहस्य का आभास हो रहा था। चट्टान का वह ठोस टुकड़ा जो कभी उसके शरीर के चारों ओर चिकना था, अब अलौकिक, लगभग क्षणभंगुर प्रतीत हो रहा था, मानो वह तूफान के सार के साथ विलीन हो गया हो। गोलेम का शरीर विद्युत ऊर्जा से चमक रहा था, अपने नए वातावरणीय आवरण के भीतर स्पंदित और उछल रहा था। बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां अंधेरे बादल की सतह पर नाच रही थी, जिससे उसकी उपस्थिति में एक विद्युतीय आयाम जुड़ गया। एलेक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने बुचर के रूपांतरित हथियार को देखा। 2 हाथों वाली कुल्हाड़ी में अब तूफान की शक्ति समाहित थी, और जब बुचर विकास के दौरान इसे घुमा रहा था तो इससे बिजली की शानदार चमक उत्पन्न हुई, जो हवा में चमकती और घूमती हुई टॉवर की दुनिया के आसपास के वातावरण को अपनी चमक से रोशन कर रही थी। जैसे ही एलेक्स ने अपने सामने के दृश्य को देखा, उसकी इंद्रियों में विस्मय और आश्चर्य का मिश्रण उमड़ पड़ा। वह स्टॉर्म ब्रिंगर एक्स गोलेम की ताकत और शीतलता से मंत्रमुग्ध हो गया। इसमें प्रकृति की अपरिष्कृत शक्ति समाहित थी, एक ऐसी प्रभावशाली शक्ति जो इच्छानुसार प्रचंड हवाओं और तूफानों को बुलाने में सक्षम थी। यह नया विकास एलेक्स की कल्पना से परे था, जो सिस्टम के प्रयासों की अंतिम परिणति और सिस्टम के साथ विकसित हुए गोलेम की अपार क्षमता को प्रदर्शित करता था। एलेक्स ने जल्दी से बुचर के आंकड़े खोले, क्योंकि वो वास्तव में उसकी ताकत के बारे में उत्सुक था। हालांकि वो बुचर के नाम में नए जोड़े गए नाम से आश्चर्यचकित था, लेकिन आंकड़े चौंका देने वाले थे। नाम टेम्पेस्ट बुचर, स्तर 21 उन्नत किया जा सकता है, क्षेत्र उच्च टियर 2, पथ तूफान जादूगर, रैंक कमांडर, शक्ति 45, चपलता 40, धीरज 55, मन 7000/7000, और बिजली हेरफेर 15, विशेष कौशल बेसिक कुल्हाड़ी महारत स्तर 5, बुनियादी तूफान हेरफेर स्तर 5, बिजली हेरफेर स्तर 1, उच्च स्तरीय स्टॉर्म एलिमेंटल समन 5/5, एक विकसित गोलेम जो अपनी सीमाओं को पार कर कमांडर रैंक तक पहुंच गया है।
कमांडर रैंक के गोलेम अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय व्यक्तिगत कौशल रखते हैं और गोलेम जादूगरों के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो एक ही क्षेत्र में दुश्मनों के एक बड़े समूह का बिना किसी पराक्रम के सामना करने में सक्षम है। गोलेम वर्गीकरण में इन्हें विलक्षण माना जाता है। स्टॉर्म ब्रिंगर कवच टियर 2 पीक, टियर 2 उच्च के स्तर से नीचे के हमलों के प्रति अभेद्य, मन पुनर्जनन में 300% की वृद्धि, सहन शक्ति +50, चपलता +30, क्षतिग्रस्त होने पर मन से कवच की मरम्मत कर सकते हैं। स्टॉर्म ब्रिंगर शील्ड टियर 2 पीक, शीर्ष, टियर 2 दायरे से नीचे के विरोधियों के हमलों को विक्षेपित करने की 100% संभावना और निम्न, टियर 3 विरोधियों के विरुद्ध 20% संभावना। प्रत्येक निम्नतर स्तर के लिए संभावनाएं 5% कम हो जाती है, जिससे टियर 4 और उससे ऊपर के दायरे के विरुद्ध विक्षेपण अप्रभावी हो जाता है। ढाल के साथ डाले गए तूफान तत्व जादू मंत्र 20% तक बढ़ जाते हैं। शक्ति +30, सहन शक्ति +15, क्षतिग्रस्त होने पर ढाल की मरम्मत मैना से की जा सकती है। स्टॉर्म ब्रिंगर हेल्म टियर 2 पीक, सहन शक्ति +15, शक्ति +15, क्षतिग्रस्त होने पर हेलमेट की मरम्मत मैना से की जा सकती है। स्टॉर्म ब्रिंगर सेट पूरी तरह से घिसा हुआ, अब +30 शक्ति, अब +40 चपलता, अब +20 धीरज, अब +20 बिजली हेरफेर। सिस्टम से नोट: स्टॉर्म ब्रिंगर एक्स गोलेम, जो सर्वोच्च स्तर के स्टॉर्म ब्रिंगर कवच, ढाल और हेलमेट से सुसज्जित है, तूफानों के प्रकोप को दूर भगाने के लिए तैयार है। बढ़ी हुई चपलता, सहन शक्ति और बिजली के हेरफेर के साथ टेम्पेस्ट युद्ध के मैदान में एक अजेय शक्ति के रूप में खड़ा है, जो अपने दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करता है। स्टॉर्म ब्रिंगर सेट टेम्पेस्ट की ताकत और बिजली के हेरफेर को बढ़ाता है, जिससे उन्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पाने में मदद मिलती है। ये देखते हुए कि वह एक शीर्ष टियर 1 गोलेम से सीधे उच्च टियर 2 रैंक पर पहुंच गया था, जादूगर एलेक्स बाकी गोलेमों पर जल्दी से काम करने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। एलेक्स अपने गोलेम को विकसित करने से मिलने वाले लाभों को देखने के बाद समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। वो फाइटिंग पैवेलियन टॉवर के 9वें स्तर को चुनौती देने से पहले शेष 3 मुख्य गोलेम के दायरे को टियर 2 दायरे तक बढ़ाने के लिए उत्सुक था। उन्होंने एक ही बार में शेष बचे 3 मुख्य गोलेम के विकल्प खोल दिए, लेकिन सबसे पहले ओनी नामक असुर गेगेनिस गोलेम के विकल्पों की जांच की। विकास: ओनी शिनिगामी गोलेम, लागत 2000 मन और 50,000 सिस्टम पॉइंट। वर्णन: असुर गेगेनिस गोलेम दुर्जे ओनी शिनिगामी गोलेम में विकसित होता है, जो जापानी दुष्ट देवताओं और मृत्यु का सार दर्शाता है। इसका ओनी दानव मुखौटा भयावह रूप धारण कर लेता है तथा अंधकार की आभा बिखेरता है। इसकी पीठ से 6 छायादार प्रतान निकलते हैं, जो अलौकिक पंखों के समान होते हैं। यह विकास गोलेम को फैंटम रीपर के आलिंगन का आह्वान करने की क्षमता प्रदान करता है, जो एक घातक कौशल है जो दुश्मनों की जीवन शक्ति को खत्म कर देता है तथा गोलेम की जीवन शक्ति और शक्ति को बहाल करता है। विकास: कित्स्यून कामिकेस गोलेम, लागत 2000 मन और 50,000 सिस्टम पॉइंट। वर्णन: असुर गेगेनिस गोलेम कित्स्यून कामिकेस गोलेम में परिवर्तित हो जाता है तथा जापानी पौराणिक प्राणी कित्स्यून की रहस्यमय शक्तियों को प्रसारित करता है। इसका ओनी दानव मुखौटा जटिल लोमड़ी के निशानों से सुसज्जित है, जो आग की तीव्रता से चमक रहा है। गोलेम के पीछे 6 ज्वलंत पूंछें, जो तीव्र ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है। यह विकास गोलेम को फॉक्सफायर इन्फर्नो व्हील को मुक्त करने की क्षमता प्रदान करता है, जो दुश्मनों को धधकती हुई नरक की आग में घेर लेता है, जिससे वे झुलस जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। विकास: टेंगु फुजिन गोलेम, लागत 2000 मन और 50,000 सिस्टम पॉइंट। वर्णन: असुर गेगेनिस गोलेम एक परिवर्तनकारी विकास से गुजरता है और टेंगु फुजिन गोलेम बन जाता है, जो हवा की शक्तियों और जापानी पवन देवता फुजिन को मूर्त रूप देता है।
इसका ओनी दानव मुखौटा एक पक्षी जैसा दिखता है जो टेंगू के चेहरे जैसा दिखता है और गोलेम में राजसी पंख उगते हैं। यह विकास गोलेम को गैलफोर्स साइक्लोन ब्लेड को बुलाने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे एक विनाशकारी बवंडर जैसा हमला होता है जो हवा के प्रकोप से भौतिक और जादुई दोनों तरह के दुश्मनों को काट देता है। एलेक्स ने जैसे ही रास्ता देखा, उसने ओनी शिनिगामी गोलेम को चुनने का निश्चय कर लिया। उसे लगा कि यही रास्ता ओनी के लिए बेहतर है। उसका नाम पहले से ही ओनी ऑलरेडी रखा गया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह रास्ता उसके साथ संरेखित लगता था, क्योंकि ये ओनी को छाया को नियंत्रित करने की भी अनुमति देता था। ओनी के विकल्पों को पूरा करने के बाद वह अगले विकास प्रक्रिया की ओर बढ़ गया। इवोल्यूशन एलिमेंटल फ्यूरी गोलेम, लागत 2000 मैना और 50,000 सिस्टम पॉइंट। वर्णन: यह विकास पथ गोलेम के भीतर तात्विक शक्तियों का उपयोग करता है। इसकी महान तलवार तात्विक ऊर्जा जैसे आग, बर्फ या बिजली से प्रभावित हो जाती है। जैसे जैसे यह विकसित होता है, गोलेम इन तात्विक शक्तियों को नियंत्रित करने और विनाशकारी हमलों को रोकने और खुद को और सहयोगियों की रक्षा के लिए शक्तिशाली तात्विक अवरोधों का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त करता है। यह एंटीमैजिक नामक एक विशेष क्षमता भी विकसित करता है जब वह सभी बुनियादी तत्वों को संयोजित करना सीखता है। विकास बाइंड ग्रेटर गोलेम, लागत 2000 मन और 50,000 सिस्टम पॉइंट। विवरण: यह विकास पथ प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। गोलेम की महान तलवार एक बहुमुखी आर्म कैनन में बदल जाती है, जो शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोटों को फायर करने या ग्रैपलिंग हुक लॉन्च करने में सक्षम है। गोलेम को यांत्रिक संवर्धन और जैव संवर्धन को एकीकृत करने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे इसे पुनर्जीवित करने, अनुकूलित करने और कई विशेष क्षमताओं के साथ विनाशकारी हमले शुरू करने की अनुमति मिलती है। विकास वॉरलॉक वार्डन गोलेम, लागत 2000 मैना और 50,000 सिस्टम पॉइंट। वर्णन: यह विकास पथ गोलेम को काले जादू पर महारत प्रदान करता है। इसकी महान तलवार एक भयावह दरांती में बदल जाती है और गोलेम नेक्रोटिक ऊर्जा का दोहन और हेरफेर करने की क्षमता प्राप्त करता है। यह दुश्मनों से जीवन शक्ति छीन सकता है, उन्हें कमजोर कर सकता है और इसका उपयोग स्वयं को ठीक करने या विनाशकारी मंत्रों को सशक्त बनाने के लिए कर सकता है, जो इसकी विशेष क्षमता थी। जब एलेक्स ने बायो इंटीग्रेटर पथ देखा तो उसने सिस्टम स्पिरिट से कुछ प्रश्न पूछे, जिससे उसे एहसास हुआ कि पथ इस तथ्य के कारण प्रभावित हुआ है कि उसने एक साइबोर्ग गोलेम बनाया था। लेकिन बाइंड ग्रेटर के विकल्प वो नहीं थे जो वह चाहता था। नहीं वॉरलॉक वार्डन गोलेम, उसने पहले ही ओनी को एक डार्कनेस बेस्ड गोलेम बनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन अगर वह तलवार संत के लिए 2 अन्य रास्तों में से किसी को चुनता है तो वो अपना मुख्य हथियार खो सकता है, जो कि कुछ ऐसा था जो एलेक्स नहीं देखना चाहता था। उसने गोलेम को उस महान तलवार को ध्यान में रखते हुए बनाया था, इसलिए उसने पहले विकास विकल्प के साथ जाने का फैसला किया, जिसे उसने बाकियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली माना। अपने हथियार के माध्यम से सभी तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता ओपी थी और जादू विरोधी विशेष कौशल जिसे जागृत किया जा सकता था। उसने एलेक्स को वास्तव में जिज्ञासु बना दिया और एलेक्स के सामने आने वाली अंतिम विकास प्रक्रिया मैग्नेटो की अपनी थी। इवोल्यूशन टेम्पेस्ट एज गोलेम, लागत 2000 मैना और 50,000 सिस्टम पॉइंट। वर्णन: यह विकास पथ गोलेम की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाता है। इसके हाथों और पैरों में प्रवाहकीय धातुएं भरता है। यह धातु के माध्यम से विद्युत धाराएं उत्पन्न करने की विशेष क्षमता प्राप्त कर लेता है। अपने हथियारों को चटकती ऊर्जा से ढक लेता है और विद्युतीय प्रहार करता है, जिससे दुश्मन अचेत हो जाते हैं और उनकी क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। विकास क्विकसिल्वर सेंटिनल गोलेम, लागत 2000 मैना और 50,000 सिस्टम पॉइंट। novelbin.com पर आपकी यात्रा जारी है। वर्णन: यह विकास पथ राक्षसी जानवर क्रिस्टल के साथ गोलेम के संबंध को जोड़ता है और बढ़ी हुई गति और चपलता प्रदान करता है। इसका शरीर तरल धात्विक पदार्थ से ढका होता है, जिससे गोलेम विभिन्न रूपों में आकार बदल सकता है और तरल धातु की तरह गति कर सकता है।
इसमें पारे जैसी धातु को नियंत्रित करने की विशेष क्षमता होती है, जिसका उपयोग दुश्मनों को निष्क्रिय करने या तंग स्थानों से बिना किसी की नजर पड़े निकल जाने के लिए किया जाता है। विकास गॉन्टलेट गैया गोलेम, लागत 2000 मन और 50,000 सिस्टम पॉइंट। वर्णन, यह विकास पथ गोलेम के हाथों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, उन्हें एक दुर्लभ अलौकिक धातु से बने बख्तरबंद गॉन्टलेट्स में संलग्न करता है। यह धातु आधारित हमलों को दिशा देने और पुनर्निर्देशित करने की विशेष क्षमता प्राप्त करता है तथा उन्हें आसानी से विक्षेपित कर देता है। गोलेम अपने मुक्कों में अत्यधिक गतिज बल भी भर सकता है, जो सबसे मजबूत सुरक्षा को भी ध्वस्त कर देता है। एलेक्स ने इस बार क्विकसिल्वर सेंटिनल गोलेम को चुना क्योंकि उसने इसे मैग्नेटो के लिए नया विकास पथ बनाने की योजना बनाई थी। चूंकि मैंने चयन कर लिया है, तो अंततः विकास प्रक्रिया शुरू करने का समय आ गया है। बुचर, मेरा साथ दो, एलेक्स ने नव विकसित टेम्पेस्ट बुचर की ओर इशारा करते हुए कहा। चूंकि एलेक्स ने तीनों को एक साथ विकसित करने और इससे निपटने की योजना बनाई थी, इसलिए लीजन और टाइटन ने उसकी रक्षा की, जबकि बुचर ने उसे मैना हस्तांतरित कर दिया। जैसे ही एलेक्स ने अपना मन ओनी की ओर निर्देशित किया, एक चमकदार रोशनी ने असुर गेगनीज गोलेम की विशाल आकृति को घेर लिया। जैसे ही परिवर्तन शुरू हुआ, हवा ऊर्जा से भर गई, जो एक नए और शक्तिशाली रूप के जन्म का संकेत था। धीरे धीरे ओनी के चेहरे पर सजा हुआ खतरनाक ओनी दानव मुखौटा बदलने लगा। उसकी विशेषताएं अधिक स्पष्ट और स्पष्ट हो गई और अधिक दुष्ट रूप धारण कर लिया, जिससे कमजोर इच्छा शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने इसे देखने का साहस किया। अब मुखौटे से अंधकार की एक भयानक आभा निकल रही थी, जो बुराई और मृत्यु के क्षेत्र से गोलेम के नए संबंध का सच्चा प्रतिनिधित्व था। इसके साथ ही ओनी की पीठ से 6 छायादार प्रतान निकलने लगे और उसके 6 हाथों को घेरकर उन्हें निगलने लगे। ये प्रतान अलौकिक पंखों के समान थे, जो एक अलौकिक अनुग्रह के साथ फैले हुए थे। वे ऐसे घूमते थे मानो उनका अपना जीवन हो, और गोलेम की उपस्थिति में रहस्य और शक्ति का एक तत्व जोड़ते थे। धीरे धीरे ओनी के पूरे शरीर में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि उसके शरीर का बाहरी भाग धातुमय होने लगा, जो कुंडलित और खुलता हुआ प्रतीत होता था तथा अपने नए रूप के साथ समायोजित हो रहा था। गोलेम का कभी मजबूत और दुर्जय ढांचा अधिक दुबला और अधिक चुस्त दिखाई देने लगा, जिससे इसकी युद्ध क्षमता और चपलता बढ़ गई। एलेक्स का मन गोलेम के माध्यम से एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह प्रवाहित हुआ, जिसने विकास को सटीक रूप से आकार दिया और निर्देशित किया। ये गोलेम की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ सहजता से मिश्रित हो गया तथा इसकी शक्ति और क्षमताओं को पहले अकल्पनीय तरीके से बढ़ा दिया। अंततः विकास पूरा हो गया। अब एलेक्स के सामने विस्मयकारी ओनी शिनिगामी गोलेम खड़ा था, जो जापानी दुष्ट देवताओं और मृत्यु का सच्चा अवतार था। ये शक्ति और अंधकार की आभा बिखेरता था। इसकी उपस्थिति दुश्मनों के दिलों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इस विकास के साथ ओनी शिनिगामी गोलेम को एक नया कौशल प्राप्त हुआ, फैंटम रीपर का आलिंगन। इस घातक क्षमता से गोलेम को अपने शत्रुओं की जीवन शक्ति को खत्म करने, अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने तथा प्रत्येक प्रहार के साथ उसे सशक्त बनाने की अनुमति मिलती थी। एलेक्स अपने गोलेम में आए अविश्वसनीय परिवर्तन पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ओनी का विकास उसकी सभी उम्मीदों से बढ़कर था। उसने ज्यादा समय बर्बाद किए बिना अपने मन परिसंचरण को समायोजित करने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपना ध्यान छोटे विध्वंसक स्वॉर्डमैन की ओर मोड़ दिया। प्राचीन जादुई वन की दुनिया में एक शांत समाशोधन उभरा, जो ऊंचे पेड़ों और हल्की हवा से घिरा हुआ था, जो जंगल की फुसफुसाहट को ले जा रहा था। एलेक्स ने नष्ट हो चुके स्वॉर्डमैन गोलेम के साथ जारी रखा, क्योंकि उसने सिस्टम के निर्देशों के साथ गोलेम पर अपने मन का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसके सामने तलवारबाज गोलेम हवा में तैर रहा था। उसका विशाल शरीर अलौकिक प्रकाश बिखेर रहा था। एलेक्स ने गोलेम की ओर अपने हाथ बढ़ाए। उसकी हथेलियां खुली हुई थी।
मानो वो गोलेम के निर्माण में सहायता के लिए अपना सार प्रस्तुत कर रहा हो। जैसे ही एलेक्स ने अपनी आंखें बंद की, वहां ध्यानपूर्ण शांति छा गई और वह एकाग्रता की गहरी अवस्था में पहुंच गया। उसका मन, उसके अस्तित्व का सार, उसके भीतर उमड़ पड़ा, जीवन और ऊर्जा से स्पंदित। उसने धीरे धीरे उसे अपने हाथों से प्रवाहित किया और गोलेम की ओर प्रवाहित किया। जैसे ही एलेक्स का मन गोलेम के तात्विक सार के साथ जुड़ गया, उनके चारों ओर का चमकदार प्रकाश तीव्र हो गया। गोलेम का रूप बदलने लगा, उसका शरीर एलेक्स के मन के साथ जुड़ने लगा। धातु की प्लेटें मजबूत और लचीली बन गई, जबकि जटिल रून सतह पर उकेरे गए, जो एक अलौकिक ऊर्जा से चमक रहे थे। एलेक्स को घेरे हुए तात्विक प्रकाश झिलमिला रहा था और नाच रहा था, जो उसके मन और गोलेम के बीच सामंजस्य को प्रतिबिंबित कर रहा था। यह आग, बर्फ और बिजली के चमकीले रंगों के साथ नृत्य करता था, जो गोलेम की तात्विक प्रकृति का प्रमाण था। एक हल्की गुनगुनाहट, जो लगभग जंगल में गाई जाने वाली लोरी की तरह थी, उस खुले स्थान में भर गई, जो प्राकृतिक प्रकाश के साथ सामंजस्य बिठा रही थी। यह सृजन का गीत था, प्राकृतिक और जादुई शक्तियों का एक स्वर संगीत जो पूर्ण सामंजस्य में गुंथे हुए थे। हवा के झोंके प्राचीन ज्ञान के रहस्यों की बातें फुसफुसा रहे थे, जबकि सरसराती पत्तियां ताकत और लचीलेपन की कहानियां सुना रही थी। गोलेम के साथ अपने गहरे संबंध में एलेक्स अपनी रगों में शक्ति का संचार महसूस कर सकता था। उनके बीच एक सहजीवी बंधन बन रहा था और उसे लग रहा था कि वह पृथ्वी और अग्नि के पहले से कहीं अधिक करीब था, और उसने हवा में अन्य तत्वों के कणों को भी महसूस किया। पहली बार वह अग्नि और पृथ्वी तत्वों के अलावा अन्य तत्वों का पता लगाने में सक्षम हुआ, क्योंकि गोलेम विकास के दौर से गुजर रहा था। वो अपनी ऊर्जा को गोलेम के मूल में डालना जारी रखता है तथा अपने सार के स्पर्श से उसे आकार देता है। जैसे जैसे ढलाई का काम पूरा होने के करीब पहुंचा, तात्विक प्रकाश अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे मैदान पर एक चमकदार आभा फैल गई। छायाएं नाचती और गायब हो जाती, जो कि पराजित परीक्षणों और गोलेम के भीतर की क्षमता का प्रतीक थी। हवा में उत्सुकता की लहरें उठ रही थी, मानो जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो और किसी शानदार रचना के जन्म का साक्षी बन रहा हो। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ गोलेम पर पूर्णता छा गई और वह धीरे धीरे जंगल की जमीन पर उतर गया। बिना एक पल भी गवाए एलेक्स ने गोलेम को छोड़ दिया और अंतिम गोलेम की ओर बढ़ गया। वो अपने ही पसीने से भीग गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण मैना के दुरुपयोग के कारण गिर जाएगा, और इसीलिए वो अंतिम क्षण तक टिके रहा। बिना समय बर्बाद किए एलेक्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक नए प्रकार का धातु तत्व टियर 6 राक्षसी जानवर शक्ति क्रिस्टल निकाला, जो उसने हाल ही में कबीले से प्राप्त किया था। जैसे ही उसने अपने हाथ को गोलेम में डाला, झिलमिलाती ऊर्जा ने उसके हाथ को घेर लिया और उसे पिछले गोलेम में जोड़ दिया। यह विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं में से एक था। ऐसा करने के बाद उसने विकास प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही ऊर्जा गोलेम के रूप में प्रवाहित हुई, एलेक्स ने विस्मय से देखा कि कैसे परिवर्तन शुरू हो गया। गोलेम की खुरदरी और पत्थर जैसी सतह हिलने और विकृत होने लगी, मानो उसमें तरल धातु में जान आ गई हो। उसका धूसर बाहरी भाग लहराने और चमकने लगा, मानो वह किसी नई ऊर्जा से जीवित हो गया हो। धीरे धीरे गोलेम का शरीर बदलने लगा, उसका आकार पूरी तरह से अलग हो गया। गोलेम के ढांचे को ढकने वाला तरल धात्विक पदार्थ एक सुंदर चांदी के रंग में जमने लगा, जो गतिशील तरल पारा जैसा प्रतीत हो रहा था। ये गोलेम के अंगों पर झरता और बहता हुआ तरलता और सुंदरता का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। आपका अगला अध्याय novelbin.com पर आपका इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे परिवर्तन जारी रहा, एलेक्स बढ़ी हुई गति और चपलता को आकार लेते हुए देख सकता था। गोलेम की मुद्रा सीधी हो गई, उसके अंग लंबे और सुव्यवस्थित हो गए, जिससे उसकी गति बढ़ गई। इसके जोड़ अधिक लचीले हो गए, जिससे त्वरित और सटीक संचालन संभव हो गया।
एक बार जब रूपांतरण पूरा हो गया तो एलेक्स ने अपने सामने क्विकसिल्वर सेंटिनल गोलेम को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इसका नया रूप लालित्य और शक्ति का आभास देता था। गोलेम एक अलौकिक आभा उत्सर्जित करता हुआ प्रतीत होता था, मानो उसने राक्षसी पशु क्रिस्टल के सार को ग्रहण कर लिया हो, जो उसकी छाती पर विलीन हो गए थे। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने विकसित गोलेम के विवरण को देखा। उसने देखा कि चमकते हुए रूनों के पैटर्न गोलेम की अब चांदी की सतह पर खुद ही उकेर दिए गए थे। ये जटिल चिन्ह ऊर्जा से स्पंदित प्रतीत होते थे, जो भीतर छिपी अपार शक्ति का संकेत देते थे। क्विकसिल्वर सेंटिनल गोलेम का सबसे प्रभावशाली पहलू पारा जैसी धातु को नियंत्रित करने की इसकी नई क्षमता थी। एलेक्स ने आश्चर्य से देखा कि गोलेम ने अपना हाथ बढ़ाया। उंगलियां लंबी होकर एक लचीले धातु के आकार में बदल गई। गोलेम ने बड़ी सहजता से धातु को विभिन्न रूपों में ढाल दिया, जिससे इसकी नई बहुमुखी प्रतिभा और नियंत्रण का प्रदर्शन हुआ। इस विकास के साथ क्विकसिल्वर सेंटिनल गोलेम अब अपनी बढ़ी हुई गति और चपलता का लाभ उठा सकता है। ये अपने पारे जैसे धातु के हेरफेर से विरोधियों को तेजी से निष्क्रिय कर सकता है, उन्हें एक चमकदार धातु के जाल में फंसा सकता है। ये अपने शरीर को विभिन्न आकारों में भी बदल सकता है, जिससे ये तरल धातु घुसपैठिए की तरह किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना तंग जगहों से निकल सकता है। एलेक्स जंगल की जमीन पर गिर पड़ा। वो थका हुआ था, लेकिन उसके होठों पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। वो खुश था कि आखिरकार वो उस चीज से गुजर गया जिससे वो बचता रहा था। जब वो फर्श पर लेटा था तो उसने अपने आंकड़े देखने के लिए सिस्टम स्क्रीन खोली। ब्रैंडन 7वें स्तर के लड़ाकू मंडप के अंदर 10 विशाल ऑक से घिरा हुआ है। अपनी क्रूर ताकत और बर्बर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले ऑक्स अपने कुंद हथियारों से ब्रैंडन पर लगातार हमला करते हैं, जिससे उसे हड्डियों तक के घाव हो जाते हैं। वो अपने पिता द्वारा सिखाई गई एक नई युद्ध शैली का अभ्यास करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उसकी चोटें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये ओक्स मेरी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत हैं, ब्रैंडन ने अपनी सांस पकड़ने के लिए संघर्ष करते हुए कहा, क्योंकि वो अपने ऊपर किए गए सभी हमलों से बच रहा था। तुमने सोचा था कि तुम हमें हरा सकते हो? तुच्छ मानव, हम सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, अग्रणी ऑर्क ने ताना मारते हुए हंसते हुए कहा। जैसे ही ऑर्क नेता ने अपनी गदा को ब्रैंडन की ओर घुमाया, उसने दृढ़ता के साथ अपने पृथ्वी हाथ पकड़ मंत्र का तुरंत आह्वान किया। पृथ्वी के रंग के रून उसकी कलाई पर चमक उठे। टीयर मंत्र, पृथ्वी हाथ पकड़। सघन मिट्टी से बने मध्यम आकार के हाथ ऑर्क नेता के बगल में प्रकट होते हैं और उसके पास पहुंचते हैं, उसके टखनों को पकड़ते हैं, उसकी गतिविधियों को रोकते हैं। ऑर्क नेता हताशा में दहाड़ता है, क्योंकि उसे कुछ क्षण के लिए पृथ्वी के हाथों में पकड़ लिया जाता है। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए ब्रैंडन तेजी से पैंतरेबाजी करता है और एक अन्य कौशल को सक्रिय करता है जिसे वो उच्च खपत के कारण रोके हुए था। ब्लेड शैली, दूसरा रूप, 0/। एक लाल पोर्टल खुलता है और ब्रैंडन खतरे से बचने के लिए उसमें से निकल जाता है। ओक्स उस पर हमला कर रहे हैं। वे पीक टियर 1 ओक्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक ताकत और सहयोग उन्हें किसी भी नियमित टियर 2 जादूगर से बेहतर बनाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वह उनमें से 10 के साथ बंधा हुआ था और वह जल्दी ही हार गया। वो कहाँ गया? ऑर्क नेता ने गुस्से और उलझन से कहा। दृश्य एक निकटवर्ती स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, जहां ब्रैंडन लाल पोर्टल से पुनः प्रकट होता है और वह पीछे से चुपके से एक और के पास पहुंचता है तथा एक आश्चर्यजनक हमले की तैयारी करता है। बदला, ब्रैंडन ने आश्चर्यजनक तत्व का पूरा लाभ उठाते हुए घातक सटीकता के साथ ऑक पर हमला किया। ऑर्क को अचानक ऐसा लगा कि वो उसके लगातार हमले से खुद को बचा नहीं पा रहा है, और जब उसने हमला किया तो वो अगले व्यक्ति की ओर दौड़ा और अपनी तलवार से उनके हमलों को रोका तथा अपनी कृपाण का इस्तेमाल करके उसे घातक चोटें पहुंचाई। क्या हो रहा है? हम मारे जा रहे हैं, ऑर्क नेता ने घबरा कर कहा, जब उसके अधीनस्थ गिर पड़े। एक एक करके ब्रैंडन का ब्लेड ओक्स को काटता जाता है
और अपने पीछे पराजित शत्रुओं का एक निशान छोड़ता जाता है। जैसे ही अंतिम ओर गिरता है, हवा में सन्नाटा छा जाता है। ब्रैंडन गिरे हुए ओक्स के बीच खड़ा है। उसकी सांसें भारी हैं। उसके शरीर पर घाव अभी भी दिखाई दे रहे हैं। वो अपने माथे से पसीना पोंछता है और अपनी तलवार और कृपाण को म्यान में रखने से पहले कुछ क्षण सांस लेने के लिए रुकता है। उसके सामने एक नई काली सीढ़ी प्रकट हुई जो पिछली सीढ़ी से अधिक भव्य लग रही थी। ये वही सीढ़ी थी जो उसे 8वें स्तर तक ले जाएगी। हालांकि वो वास्तव में इसे पार करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए ये लगभग असंभव था। इसलिए उसने किसी भी तरह से 8वें स्तर की जांच करने का फैसला किया। आखिरकार अगर वह टॉवर में मर भी गया तो वो वास्तविक जीवन में जीवित रहेगा। ये एक परीक्षण स्थल था, न कि हत्या का मैदान। परीक्षण क्षेत्र के बाहर पहले से ही युद्ध देवता जादूगर अकादमी के कई महत्वपूर्ण आंकड़े के साथ भीड़ थी। जानकारी के बाद 7वें स्तर पर प्रवेश करने वाले बहुत से लोग अपने कानों तक पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे उनके हाथों पर गर्म आलू गिरा दिया गया हो, जिससे वे बहुत अधीर हो गए क्योंकि उन्हें परीक्षण स्थल पर जल्दी पहुंचने की आवश्यकता महसूस हुई। इससे पहले कि कोई और सामान्य स्तर की क्षमता वाले नए छात्रों को अपना गुरु मान ले, 7 स्तर की प्रतिभा की खबर ने सबसे पुराने लोगों को बहुत उत्साहित किया। लेकिन जब उन्होंने सुना कि कोई 8वीं मंजिल पर कदम रखने में कामयाब रहा, तो वे अचंभित हो गए। हालांकि उनमें से कई लोग जानते हैं कि उन्हें कभी भी ऐसे राक्षस स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को अपने अधीन करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी वे ये देखना चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति कैसा दिखता है। परीक्षण क्षेत्र में स्थित फाइटिंग पैवेलियन टॉवर मूल टॉवर की प्रतिकृति थी, जिसे वॉर गॉड मैज अकादमी के मुख्य क्षेत्र के भीतर ही सीमित रखा गया था, और इसलिए इसकी प्रतिकृति केवल 9 स्तरों की थी। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए अपने पंजीकरण स्तर पर 8 स्तर तक पहुंचना यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली है। प्रशिक्षक डुरान के लगभग सारे बाल नोच लिए गए थे। वो इतना गुस्से में था। अकादमी के लगभग सभी वरिष्ठ प्रशिक्षक पहले से ही यहां मौजूद थे। सभी सामान्य संभावित छात्रों को इकट्ठा करने की उनकी योजना पहले ही विफल हो चुकी थी, लेकिन वह वास्तव में इस बात से परेशान थे कि क्या उन्हें सामान्य स्तर की क्षमता वाले एक छात्र को भी हासिल करने का मौका मिल सकता है। जब उसने उन सभी को जमा करने का विचार किया तो उसने सोचा कि शायद वे जल्दी ही हार जाएंगे और उन्हें 7वें स्तर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि न केवल उन्हें बाहर निकाला गया, बल्कि वे इतने लंबे समय तक अंदर रहे कि वह उन सभी जासूसों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था जो गायब होने और अपने आकाओं को ऐसे संदेश देने की योजना बना रहे थे। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि 7वें स्तर तक पहुंचने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों में अभी भी उस स्तर को चुनौती देना जारी रखने की ताकत है। तो उसने उम्मीद की कि वे अब हमारे होंगे, लेकिन उसके विचार अभी भी आसपास थे। वे अभी भी अंदर क्यों हैं? वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जैसे ही वो उदास महसूस कर रहा था, 7वें स्तर पर प्रकाश की एक और चमक फैल गई, जिसका अर्थ था कि एक और छात्र 7वें स्तर में प्रवेश करने में कामयाब हो गया है। छात्र की केवल एक आही उसे उसकी स्तब्ध अवस्था से जगाने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वहां प्रतीक्षा कर रहे सभी बूढ़े और सनकी प्रशिक्षक पागलों की तरह हंस रहे थे, जो अभी अभी किसी पागल खाने से भाग कर आए हों। पहले से ही इस बारे में सपना देख रहा हूं कि थाइन वुल्फ कितने प्रतिभाशाली लोगों को अपने अधीन लाने में सक्षम होगा। आपके लिए व्यक्तिगत प्रस्ताव। ऐसा लगता है कि इस वर्ष हमारी अकादमी पर स्वर्ग की कृपा हो रही है। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभाओं के साथ उन्हें योग्य सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना कोई समस्या नहीं होगी। एक पुराने प्रशिक्षक ने, जो अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था, कहा, और उनके साथ बैठे सभी सहकर्मियों ने उनके सुझाव पर सहमति जताई, क्योंकि बहुत समय हो गया है जब उच्च स्तरीय प्रतिभाओं के कारण पूरी अकादमी को इस तरह से स्थानांतरित किया गया हो। परीक्षण स्थल के बाहर का क्षेत्र पहले से ही युद्ध देवता जादूगर अकादमी के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भरा हुआ था। नव नामांकित छात्रों के 7वें स्तर तक पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी।
जिससे हर कोई परीक्षा स्थल पर जल्दी पहुंचने के लिए अधीर हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं प्रतिभाशाली नए छात्रों की वजह से वे पीछे न छूट जाएं। 7वें स्तर की प्रतिभा की संभावना ने अनुभवी लोगों को उत्साहित कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कोई 8वें स्तर तक भी पहुंच गया है, तो वे अचंभित रह गए। जबकि कई प्रशिक्षकों को पता था कि उन्हें ऐसे विलक्षण व्यक्ति को मार्गदर्शन देने का अवसर कभी नहीं मिलेगा, फिर भी वे ऐसे व्यक्ति की झलक पाने के लिए लालायित थे। परीक्षण क्षेत्र में स्थित फाइटिंग पेविलियन टॉवर वार गॉड मैज अकादमी के मुख्य क्षेत्र में स्थित मूल टॉवर की प्रतिकृति थी। इसमें केवल 9 स्तर थे, इसलिए किसी के लिए अपने वर्तमान पंजीकरण स्तर पर 8वें स्तर तक पहुंचना अपार प्रतिभा का प्रदर्शन था। प्रशिक्षक दुरान गुस्से से उबल रहे थे। अकादमी के लगभग सभी वरिष्ठ प्रशिक्षक आ चुके थे। सामान्य क्षमता वाले सभी छात्रों को भर्ती करने की उनकी योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। उन्हें सबसे अधिक इस बात की चिंता थी कि क्या उन्हें सामान्य स्तर की क्षमता वाले एक भी छात्र को मार्गदर्शन देने का मौका मिलेगा। शुरू में उन्होंने कल्पना की थी कि वे जल्दी ही पराजित हो जाएंगे और 7वें स्तर से बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि न केवल उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था, बल्कि वे लंबे समय तक अंदर भी रहे थे, जिससे उनके लिए सभी जासूसों को गायब होने और अपने मालिकों को रिपोर्ट करने से रोकना असंभव हो गया था। उनकी हताशा स्पष्ट थी। वे अपने दांतों को भींच रहे थे। ये विश्वास करने में असमर्थ थे कि 7वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके ये प्रतिभाशाली लोग अभी भी स्वयं को चुनौती देना जारी रखने के लिए दृढ़ थे। जब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं, तो 7वें स्तर पर प्रकाश की एक और चमक भड़क उठी, जिससे संकेत मिला कि एक अन्य छात्र उस क्षेत्र में कदम रखने में सफल हो गया है। छात्र की आह उसे उसकी चिंतनशील अवस्था से बाहर लाने के लिए पर्याप्त थी, और वहां प्रतीक्षा कर रहे सभी बूढ़े और सनकी प्रशिक्षक पागलों की तरह हंसने लगे, मानो किसी मानसिक संस्थान से भागे हुए कैदी हों। वे पहले से ही यह सपना देख रहे थे कि वे व्यक्तिगत रूप से कितने प्रतिभाशाली लोगों को विकसित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस वर्ष हमारी अकादमी पर स्वर्ग की कृपा हो रही है। ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिभाशाली लोगों के साथ उन्हें योग्य सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित करना कोई समस्या नहीं होगी जो दूसरे आयाम से लड़ेंगे। हाल ही में उभरे प्रशिक्षकों में से एक, जो अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था, ने टिप्पणी की। उनके सहकर्मियों ने मौन सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि बहुत समय बाद पूरी अकादमी असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों के आगमन के कारण इस तरह के उत्साह से भरी हुई थी।